अच्छा जी। आज जो है वो हमारा सेशन बुक कीपिंग एंड अकाउंट हैंडलिंग से रिलेटेड है कि अमेज़ॉन के बिजनेस के अंदर आप ये अकाउंट्स का पार्ट कह सकते हैं कि अकाउंट्स के पार्ट को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि हम इसके अंदर कोई अकाउंटिंग वगैरह को तो नहीं सीखेंगे, ना हम इसमें अकाउंटिंग वगैरह को की डिटेल में जाएंगे कि जो अकाउंट्स वगैरह की डिटेल होती हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जिन चीज़ों को देख रहे होंगे अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि कितनी यानी कि ज़रूरत हमें अमेज़ॉन के बिजनेस के अंदर अकाउंट्स को हैंडल करने की होती है। हम इस वक्त जो है वो उसको इसके अंदर देखेंगे इस सेशन के अंदर कि उसके अंदर हमें कितनी जो है वो अकाउंट्स को हैंडल करना होता है और उसके लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप जो है वो अकाउंट हैंडलिंग के किसी भी उसमें चले जाएं, किसी भी कंपनी के अगर अकाउंट हैंडलिंग में जाएं या आप किसी जो है वो किसी भी दूसरे बिजनेस के अकाउंट हैंडलिंग में जाएं, तो दो तरीके होते हैं बिजनेस अकाउंट को हैंडल करने के। एक तरीका होता है मैनुअल, जिसके अंदर जो है अगर आप किसी बिजनेस में देखें तो ये शॉप्स वगैरह और इस तरह के बिजनेसेस में लोगों ने जो है वो खाते बनाए होते हैं, कापियाँ ये, और उसके ऊपर जो है वो उनकी अकाउंट हैंडलिंग चल रही होती है। कुछ के जो होते हैं वो कह लें कि यही चीज़ शीटिंग के अंदर चली जाती है, शीट्स होती हैं, होता सब कुछ मैनुअल ही है लेकिन सारा कुछ शीट्स के अंदर होता है। तीसरे होते हैं ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर्स। ऑटोमेटिक जो है वो जिन्होंने अपने बिजनेसेस ऑटोमेशंस पे किए होते हैं, कंपनीज एंटरप्राइजेस जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो सॉफ्टवेयर्स वगैरह को यूज़ करते हैं। तो यही होता है, या मैनुअल होती है या ऑटोमेशन होती है। तो अभी हम थोड़ा सा जो है वो दोनों वेज को देख लेंगे कि दोनों वेज हम जो है वो किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इसके अंदर जो है वो कुछ अब मैं सिर्फ बात करूंगा अमेज़ॉन स्पेसिफिकली एज अ बिजनेस की, कि अमेज़ॉन के बिजनेस के अंदर जो है वो हमें किस चीज़ की हैंडलिंग की ज़रूरत होती है, या हमें जो है वो कौन से नंबर्स चाहिए होते हैं। क्योंकि अकाउंट्स के अंदर जिस वक्त हम अगर एक नॉर्मल बिजनेस की बात करें तो उसके अंदर जी एक तरफ से माल आ रहा है, एक तरफ से बिक रहा है, कुछ दरमियान के अंदर जो है कुछ जो है उसके अंदर कुछ कम रेट पे बिक रहा है, कुछ ज़्यादा रेट पे बिक रहा है, किसी का प्रॉफिट कम आ रहा है, किसी का ज़्यादा आ रहा है, डैमेज हो रही है, रिफंड्स हो रही हैं। तो इन सब जो है वो चीज़ों को भी हमने साथ साथ देखना होता है कि हम जो है वो हर मंथ क्या कोई प्रॉफिट बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, या बना रहे हैं तो वो कितना बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को हमने किस तरीके से देखना है। सबसे पहले हम ऑब्वियसली बात है हमें कुछ, मैं बता रहा था, सिर्फ नंबर्स की ज़रूरत होती है। तो मैंने आपको शायद याद होगा कि मैंने आपको रिपोर्ट्स निकालनी सिखाई थी, पेमेंट रिपोर्ट्स सेलर सेंटर से, कि आप वो पेमेंट्स में से भी जाके निकाल सकते हैं और रिपोर्ट्स में, बिजनेस रिपोर्ट्स में से भी जाके आप अपनी सारी रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं कि किसी भी किसी भी जो है वो सेलर सेंटर के अंदर जो ऊपर मेन्यू आ रही होती है उसमें एक रिपोर्ट का बटन होता है। रिपोर्ट के अंदर जो नीचे पेमेंट रिपोर्ट आ रही होती है वहां से भी डाउनलोड की जा सकती हैं, और एक अलहदा पेमेंट का भी ऊपर मेन्यू होती है, उसके अंदर से भी आप पेमेंट्स की रिपोर्ट निकाल सकते हैं। अच्छा, वैल्यूज अब हमने वहां से लेनी है। वैल्यूज का मतलब ये है कि जो हमारी पर डे की सेल्स हैं वो सेल्स की वैल्यूज हमने वहां से लेनी है। अच्छा, सबसे पहले अब अमेजोन की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो अमेजोन के ऊपर दो जो होते हैं वो हिस्से होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के पेमेंट्स हैंडलिंग के। एक पेमेंट हैंडलिंग का जो होता है वो फेज होता है प्रोडक्ट लॉन्च से पहले और प्रोडक्ट लॉन्च के वक्त, जब आपकी प्रोडक्ट लॉन्च हो रही होती है, क्योंकि उस वक्त आपके काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, आपके मार्केटिंग के एक्सपेंसेस होते हैं, वो फिर हमारे जो ब्लीडिंग के एक सारे एक्सपेंसेस आते हैं उसके अंदर वो भी आ जाते हैं। तो एक जो होता है उसके अंदर प्रोडक्ट लॉन्च के टाइम के ऊपर एक्सपेंसेस, और प्रोडक्ट स्टेबल होने के बाद अकाउंट हैंडलिंग, यानी प्रोडक्ट लॉन्च करते वक्त जो एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं उनकी हैंडलिंग, और जिस वक्त प्रोडक्ट आपकी स्टेबल हो जाती है उस टाइम के ऊपर किसी भी अकाउंट की हैंडलिंग। तो इन दोनों जो है वो हमें फेजेस को देखना है कि उन दोनों फेजेस के अंदर हम क्या करते हैं। सबसे पहले तो हम ऑब्वियस सी बात है कि मैनुअल के अंदर जाएंगे। ये ऑलरेडी एक
जो है नॉर्मली ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इसी शीट को ही फॉलो कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो है वो नीचे आ जाते हैं कि जी कौन कौन से हमारे लॉन्चिंग या जिस वक्त प्रोडक्ट लॉन्च हो रही होती है उस टाइम के ऊपर ये किसी के कम भी हो सकते हैं, किसी के ज्यादा भी हो सकते हैं। आपके जितने यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, आपने ऑब्वियस सी बात है कि उतने ऑप्शंस जो हैं वो ज्यादा ऐड करते जाने हैं। कोई वेबसाइट नहीं बनवाता है, कोई डोमेन नहीं परचेज करता है, कोई एयर शिपिंग नहीं करवाता है। इस तरीके से जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे होंगे आपने सिर्फ वहां पर वो डालने हैं। तो हम चूंकि इस शीट को ही फॉलो कर रहे होते हैं, तो इस वजह से मैं भी इसी शीट से ही आपको सारा गाइड करूंगा कि एक एक्सपेंसेस वो हैं जो कि लॉन्च से पहले के हैं, यानी अभी आपकी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुई लेकिन उससे पहले जो आपने अपनी सारी प्रोडक्ट तैयार करना, उसकी टेस्टिंग, उसकी शिपिंग, ये सब चीज़ों को जो है वो आपने देखना, उसके लिए जो एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं हमने उनको, हर एक्सपेंस को जो है वो हमने नोट करना होता है। और छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आपने कोशिश करनी है कि हर एक्सपेंस जो है वो आपका नोट होना चाहिए। अच्छा जी, उसके अंदर सबसे पहली बात है कि जिस वक्त वो आपका जो फेज है प्रोडक्ट हंटिंग से, अगर जहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने प्रोडक्ट हंटिंग आउटसोर्स की है और आपने वो किसी से करवाई है, तो वो भी एक आपका या सेलर, जो जिस सेलर की आप शीट बना रहे होगे उसका ये भी एक ऐड होगा। सैंपल से ऊपर उसका वो प्रोडक्ट हंटिंग का जो है आ सकता है। और इसके अंदर जो आपके प्रोडक्ट हंटिंग के लिए टूल्स यूज होते हैं, उन टूल्स की अगर कोई आपने सब्सक्रिप्शन बाय की हुई है उसके एक्सपेंसेस जो हैं वो यहाँ पे ऐड होंगे। तो हर चीज का, हर फेज का जो एक्सपेंस आपका बन रहा होगा वो आपने सारे का सारा यहाँ पर ऐड करना है। अच्छा, लॉन्च से पहले सैंपल आ जाता है, इन्वेंट्री आ जाती है, अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने जा रहे हैं आपका ट्रेडमार्क आ जाता है, अगर आप लोगो बनवा रहे हैं या कोई आपने कोई मैनुअल कुछ डिजाइनिंग वगैरह करवाई है तो ये उसका एक्सपेंस आ जाता है। वीपीएस जो हमें नॉर्मली एज अ पाकिस्तानी अकाउंट को एक्सेस करने के लिए बाय करना होता है, उसके एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम हर चीज के एक्सपेंसेस को यहाँ पे नोट डाउन करते जाते हैं। ये मैं आपको वो एक्सपेंसेस बता रहा हूँ जो कि आपकी लॉन्च से पहले हैं अभी, यानी कि आपकी प्रोडक्ट लॉन्च में नहीं आई है और ये लॉन्चिंग के दौरान है। लॉन्चिंग के दौरान आपने वो देखा है हमारा लॉन्चिंग का स्टाइल क्या होता है कि हमने गिवेज करने होते हैं फुल प्राइस के ऊपर, पेपॉल के ऊपर रिफंड्स करने होते हैं। तो हमारा जो है वो सारा लॉन्चिंग एक्सपेंस वही होता है, हमारा इससे ज्यादा कोई लॉन्चिंग एक्सपेंस नहीं होता कि भाई एक पेपॉल के ऊपर हमारे ये रिफंड्स हुए। दूसरा आपका पार्टनर अकाउंट होगा या कोई आपके सेपरेट पेपॉल्स होंगे तो फिर आप इस तरीके से आप उसको अलग-अलग भी मेंशन कर सकते हैं कि भाई एक से ये हुआ, दूसरे से इतने पेपॉल गए और बाकी से ये इतने पेपॉल गए। उसके बाद ये करेंसी डिफरेंस यहाँ पर इस वजह से आ रहा है, नॉर्मली नहीं आता ये यहाँ पर इस वजह से आ रहा है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियन पेपॉल से जो है सेंड किया, जिसकी वजह से उनका ये करेंसी का डिफरेंस आया यहाँ पर जो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अच्छा, और उसके अलावा वो मैनी चैट की एक सब्सक्रिप्शन होती है, आपको फेसबुक एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी चलानी पड़ती है, तो उसके भी एक्सपेंसेस उन्होंने साथ में यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो ये एक जो है मैनुअल वे है किसी भी बुक कीपिंग को ट्रैक करने का, यानी कि किसी भी बुक कीपिंग का एक ट्रैक रखना, उसका एक मैनुअल वे ये भी हो सकता है, एक सिंपल खाता भी हो सकता है, यानी कि एक आम आप वो जो होती है बुक कीपिंग की एक बुक मिलती है स्टेशनरी शॉप से, ये उसके ऊपर भी हो सकता है। लेकिन अब चूंकि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये नीचे जो है ये फार्मूला लगा हुआ है और ये सारे ऊपर वैल्यूज को प्लस कर रहा है। वो जितनी ऊपर जो है वो वैल्यूज लिखी हुई हैं उन सबको प्लस करके आपको टोटल बता रहा है कि अभी तक आपका ये टोटल है। अच्छा जी, ये मैं जी आ जाता हूँ जी दूसरी शीट के ऊपर। ये दूसरी शीट के ऊपर ये वो है, ये इसकी मैनेजमेंट का मैं एक और आपको तरीकाकार बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। मैंने यानी कि एक और शीट मुझे नज़र आई थी तो मुझे नज़र लगा कि वो वाली शीट भी आपके साथ शेयर होनी चाहिए इस मैनेजमेंट की, जो आपकी ये पेमेंट्स, हालांकि ये भी सारी मैनुअल ही लिखी हुई हैं,
ये सिर्फ ये लिखा हुआ है कि अमेजोन जो इनवॉइस इनकी अमेजोन की हर 14 डेज के बाद जो एक इनवॉइस आती है, उस इनवॉइस की ये अमाउंट्स लिखी हुई हैं, जितनी इनवॉइसेस रिसीव हुई हैं, और वो उनका चूंकि अकाउंट जो था वो ऑस्ट्रेलियन बैंक था, वहाँ पे कन्वर्जन के ऊपर जो उनको रेट मिले हैं, ये इन्होंने वहाँ पर वो चीज़ लिखी हुई है। इसको मैं अभी आपको ना एक और चीज़ दिखाता हूँ, जिसको आप मंथली कह लें कि सेल्स को आपने किस तरीके से उसका हर मंथ प्रॉफिट निकाल के रखना है कि भाई इस महीने मंथली भी और डेली भी, कि आपकी पर डे सेल्स क्या है, आपकी पर डे जो है वो सेल्स क्या जा रही हैं, और आपका फिर महीने का एक एंड पे रिपोर्ट निकलती है कि भाई आपकी महीने की, और ये सारा कुछ आप उस रिपोर्ट से भी कर सकते हैं। मैं अभी ऐसा करूंगा, मैं सेलर सेंटर अपना कनेक्ट करके ना, तो मैं आपको वो रिपोर्ट्स निकालना दिखा दूंगा कि वो किस तरीके से आप रिपोर्ट्स को दोबारा निकालते हैं। तो आप वहां से भी अपनी ये सेल्स को निकाल सकते हैं, और उन सेल्स के अंदर जो होती हैं वो आपको कंप्लीट डिटेल बता रहा होता है कि भाई ये आपके ये ऑर्डर हुआ, ये उसके अंदर आपको मिले, उसके अंदर ये चार्जेस थे जो कि माइनस हुए, और वो आपको कंप्लीट एक डिटेल बना के देता है। तो ये असल में वो इन्होंने मंथली जो है जो पेमेंट्स इनको रिसीव हुई हैं, ये इन्होंने उसका रिकॉर्ड रखा हुआ है। और यहाँ पर अगर हम आ जाए तो ये इन्होंने फिर एक्सपेंसेस जो है वो रिकॉर्ड रखा हुआ है कि जब इन्होंने आगे पहली इन्वेंट्री तो ठीक है, वो उन्होंने एक पिछली शीट के अंदर, अभी पहली इन्वेंट्री क्योंकि आती है ब्लीडिंग की, नॉर्मली वो इन्वेंट्री होती है, लेकिन ये जो सम टाइम दूसरी इन्वेंट्री और सम टाइम तीसरी इन्वेंट्री जो होती है, ये स्टेबल की इन्वेंट्री होती है, तो इस वजह से इस शीट को जो है वो अलहदा कर दिया गया है। अच्छा, अब उसके अंदर ये है कि उन्होंने एक्सपेंस उसका थर्ड इन्वेंट्री का डाला हुआ है, उसके बाद उसकी जो शिपिंग पड़ी है, ये जो है ये मुझे बायर रिफंड्स लग रहे हैं। ये बायर्स के रिफंड्स हैं जो कि उन्होंने बायर्स को किए हुए हैं, जो कि हम नॉर्मली उसके लिए करते भी हैं। और इसके अंदर जो है ये वीवीआरओ के एक्सपेंसेस हैं, ये आपके ईबीसी कंटेंट जो आप उसमें लिखवाते हैं, फिर ये फोर्थ इन्वेंट्री, ये एक नेक्स्ट जो आपकी इन्वेंट्री जिस वक्त स्टेबल हो जाती है, यानी कि जिस वक्त आपकी प्रोडक्ट स्टेबल हो जाती है, उस टाइम पे जो एक्सपेंसेस आते हैं, ये उसका उन्होंने ट्रैक रखा हुआ है। इस ये तो वो है जो कि माल मंगवाने के ऊपर है, इसी इसी मंथली जो है वो ट्रैकिंग को मैं, और ये भी जरूरी है क्योंकि आपको जो आप वो मंथली रिपोर्ट्स निकाल रहे होंगे, उसमें आपको ना तो पता चलेगा कि जो आपने वीवीआरओ करवाए हैं, जो आपने रिफंड्स बायर को किए हैं, वो आपकी मंथली रिपोर्ट्स के अंदर नहीं आ रहे होंगे जो आप अमेजोन से डाउनलोड करेंगे। तो उसका रिकॉर्ड्स आप इस तरीके से अलहदा रखेंगे ताकि आप एंड पे आप अपनी वो मंथली रिपोर्ट्स में से इसको माइनस भी कर सकें। तो अगर आपके पास इनका रिकॉर्ड्स ही नहीं होगा, ये स्टेबल की बात करूँ कि स्टेबल के बाद भी हम जो है वो वीवीआरओज और इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो अब आपका अब आप जो है वो जब किसी उसके साथ सैलड के साथ काम कर रहे हैं, किसी आप अपने क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, तो आपने उसको किस तरीके से लेकर चलना है, उसके अंदर वो आपको वो वाली रिपोर्ट दिखाई देता हूँ जी। ये है वो वाली रिपोर्ट जो हम जिसके अंदर हम मंथली सारी ट्रैकिंग रखते हैं। ये मैंने वो सारे मंथ्स बना दिए हुए हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम या एसिन देना होता है। मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई XYZ प्रोडक्ट है। यहाँ पर मैंने बताना है कि जी जनवरी की फर्स्ट डेट को मेरे 10 सेल हुए थे, एक यूनिट की प्राइस 14.95 थी, और यूनिट कॉस्ट के अंदर जो है डालनी होती है लैंडिंग कॉस्ट। लैंडिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? लैंडिंग कॉस्ट ऐसे निकालते हैं कि जो आपकी यूनिट प्राइस होती है, जो आपने जिस जिस रेट में एक यूनिट बाय किया होता है, प्लस जो आपको शिपिंग पड़ती है, वो आप टोटल मिलाते हैं और उसको आप टोटल कॉस्ट को आप अपने यूनिट्स के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। मैं इसके अंदर कह देता हूँ जी, लेट्स से मेरी जो है वो यूनिट कॉस्ट $4 है, ठीक है। और इधर से मैं इसको कह देता हूँ कि जी FBA फीस कहाँ से निकालते हैं। FBA फीस के लिए आप FBA कैलकुलेटर्स, अमेजोन का अपना दिया हुआ कैलकुलेटर होता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं
कि इन स्टार्ट तो आपको नहीं पता कि आपकी प्रोडक्ट की एफबीए फीस क्या होगी, तो आप कंपेटिटर का एसिन यहाँ पर डालेंगे और कंपेटिटर का एसिन डाल के आप ये जी एक प्रोडक्ट है, उसका एसिन मैंने यहाँ पे डाला। अब मैं यहाँ पे अमेजोन फुलफिलमेंट करूँगा। मैं इसको यहाँ पे कहूँगा कि अच्छा, उसको यहाँ पे प्रोडक्ट आई थिंक के आउट ऑफ स्टॉक है, आई थिंक जो उसने यहाँ से प्राइस आई नहीं है। मैं इसको कहता हूँ जी 14.95, और मैं यहाँ पे मुझे इसको लैंडिंग कॉस्ट देनी है। लैंडिंग कॉस्ट होती है जो आपने प्रोडक्ट जितने की परचेज की है, जो आपकी जहाँ से प्रोडक्शन करवा रहे हैं, एक उसके चार्जेस प्लस एफबीए तक पहुंचाने की जो शिपिंग आपको पड़ी है उसके चार्जेस मिला के हमने यहाँ पर इसको कहा है कि जी वो तकरीबन $4 की हमारी लैंडिंग कॉस्ट है। नहीं, यहाँ पे सिर्फ शिपिंग का कह रहा है, प्रोडक्ट कॉस्ट यहाँ पे कह रहा है। अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसको कर देते हैं 2.5 और यहाँ पे कर देते हैं 1.5। अच्छा जी, यहाँ पर हमें बताएगा, ये रेफरल फी बता रहा है, ये जो आ रही है यहाँ पे सेलिंग ऑन अमेजोन फी, ये रेफरल फी होती है। जो 2.24 है ये होती है जो आपकी प्रोडक्ट प्राइस होती है उसका 15%, 15%, ये वो रेफरल फी बता रहा है। और ये एफबीए फीस बता रहा है जो पिक पैक शिप फी होती है, जो अमेजोन को आप शिपिंग के लिए पे करते हैं। ये जी 3.33 इसने एफबीए बताई है। और यहाँ पर मैं हमने दोनों कैल्क वो करनी होती हैं, एफबीए फीस और ये वाली 3.33। चलो मैं इसको 6 कर देता हूँ, ये हमारी 6 है। इसके अंदर हालांकि एक और भी फी डलनी होती है, वो फी होती है स्टोरेज फी। और वो आप स्टोरेज फी किस तरीके से निकालते हैं, आप ये देखेंगे जी मैंने पूरे महीने के अंदर मैंने कितना स्टॉक बेचा है। आप देखें जी मैंने अराउंड 800 पीस बेचे हैं। और फिर आप देखते हैं कि अच्छा जी मुझे स्टोरेज फी जो है वो इस मंथ कितनी पड़ी है, उसके अंदर वो आपको बताता है कि जी आपको इस मंथ जो है वो स्टोरेज फीस पड़ी है अराउंड $80। तो 800 पीस का जो है मुझे जब $80 पड़ी है, तो ये तकरीबन 10 सेंट बनती है पर यूनिट स्टोरेज फीस। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको यूनिट प्राइस को 6.10 कर देता हूँ, यानी कि मैं वो 10 सेंट जो है वो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। एक चौथी कॉस्ट होती है पीपीसी की कॉस्ट। अगर आप पीपीसी चला रहे हैं तो वो पीपीसी की कॉस्ट, वो पीपीसी की भी रिपोर्ट्स जो है वो रिपोर्ट्स के अंदर से ही निकल आती हैं कि आपने जिस प्रोडक्ट की जितनी पीपीसी चलाई होती है। एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट्स के अंदर जो है वो आप पीपीसी की रिपोर्ट निकाल लेते हैं। मैं कहता हूँ कि जी मैंने इन 10 यूनिट्स या जो है वो इनमें से जी मैंने कुछ 3-4 यूनिट पीपीसी पे बेचे होंगे, तो मैं कहता हूँ जी मैंने तकरीबन $4 जो है वो स्पेंडिंग उसके ऊपर की है, पीपीसी के ऊपर की है। ये देखें जी, ये हमें इसने यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दिया है। यहाँ पे इसके ऊपर फार्मूलाज लगे हुए हैं, इसके ऊपर भी फार्मूला लगा हुआ है, इस पे भी फार्मूला लगा हुआ है कि एंड पे ये हमें टोटल बता रहा है। ये हमें क्या बता रहा है जी, टोटल कॉस्ट। ये है रेवेन्यू, यस, ये रेवेन्यू है। रेवेन्यू का मतलब ये है कि आपने जो सेल की हैं, यानी कि मैंने 14.95 के ऊपर मैंने 10 यूनिट सेल किए हैं, तो ये वो रेवेन्यू मुझे बता रहा है कि भाई इस दिन का आपका रेवेन्यू है 149.50, यानी कि आपने तकरीबन $150 का जो है वो रेवेन्यू इसमें इकट्ठा किया। अब इस टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट क्या है कि इसके अंदर वो आपको ये कह रहा है कि आपने जो $150 इकट्ठा किया है उसमें से आपको एक प्रोडक्ट कॉस्ट पड़ी है, वो माइनस हो गई। आपको एफ बी ए रेफरल पड़ी है, वो आपकी माइनस हो गई।
आपको पीपीसी पड़ी है वो आपकी माइनस हो गई। ये सारा कुछ निकालने के बाद उसने आपको यहाँ पर आपका एक नेट प्रॉफिट दे दिया कि भाई आपको इस दिन के अंदर ये जो आपने सारी सेलिंग की है इसके अंदर आपका तकरीबन नेट प्रॉफिट ये आ गई है। वैसे जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर हम स्टोरेज वगैरह ऐसी चीजें नहीं डालते हैं क्योंकि इसके अंदर हमने स्टोरेज डाल दी है, तो इस वजह से आप इसको अराउंड अभी अभी एक और इसके अंदर चीज जो है वो माइनस होने वाली है और वो आपकी होते हैं रिफंड्स। जो आपको रिटर्न्स आती हैं या आपको जो डैमेजेस आते हैं वो अभी इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको आप कंप्लीटली नेट प्रॉफिट नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप इसको सम सॉर्ट ऑफ नेट प्रॉफिट कह सकते हैं। तो ये असल में कह लें कि एक आपकी मंथली रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करने का तरीकाकार होता है। अच्छा जी, अब इसके अंदर आप ये देखें कि अब इसके अंदर मैं ऐसा कुछ भी ऐड नहीं कर सका जिसके अंदर ये भी चीज हो कि जो आप एक दिन के अंदर आपने मिसाल के तौर पे वीवीआरओ करवाए हैं या आपने कह लें कि कुछ मार्केटिंग कॉस्ट, तो आप उसमें ये कर सकते हैं कि या तो हम इसको ऐसा कर लें कि जी हम यहीं पर ही इसको कह देते हैं कि जी पीपीसी प्लस मार्केटिंग कॉस्ट। ठीक है जी, और मैं इसके अंदर कहता हूँ कि जी मैंने आज के दिन में तकरीबन 5 वीवीआरओ, मैं मिसाल देता हूँ कि मैंने इसके अंदर 5 वीवीआरओ करवाए। वो 5 वीवीआरओ मुझे कितने के पड़े, 14.95 की प्रोडक्ट है, तो वो 5 मुझे तकरीबन $75 के पड़े। और वो $75 में से मैं ये देखूंगा कि मुझे मैं अभी इसके अंदर वो चीज़ नहीं डाल रहा हूँ। जो एक पीएम की फीस है, आप वो भी पीएम की फीस भी इसमें डाल सकते हो। मैं क्या करता हूँ जी, मुझे रिफंड करना पड़ा है पेपॉल का तकरीबन और मुझे उसमें से अमेज़न ने रिटर्न किए हैं पैंतालीस। 45 मुझे रिटर्न हो गए, 30 मेरी कॉस्ट आई है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसको 34 कर देता हूँ। अगर तो आपकी वो प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल होने के बाद भी कोई मार्केटिंग एक्सपेंसेस आपके कोई वो करती है, आपको मार्केटिंग एक्सपेंसेस आपके करवा रही है पीपीसी के अलावा, तो फिर वो आप इसको पीपीसी के अंदर डाल सकते हैं। फिर ये यहाँ पर आपको आपका वही प्रॉफिट काउंट करके बता देगा कि भाई आपका इस वक्त इस दिन जो है वो नेट प्रॉफिट आपका ये रहा है, यानी कि आपने मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी जो आपको वीवीआरओ की कॉस्ट पड़ी है। और अगर हम यहाँ पे इसमें पीएम की फीस डाल दें, $5 जो है $10 के हिसाब से अगर हमने उसको 5 वीवीआरओ का 50 पे किया है, तो हमने तकरीबन ये पे किया। ये यहाँ पे आपको बता देगा कि आपका आज के दिन जो है वो लॉस के अंदर गया है, आपका जो है वो दिन उसके अंदर प्रॉफिट के अंदर नहीं गया है। तो ये एक तरीकाकार है आपकी मंथली रखने का, ये ट्रैक रखने का आपकी सेल्स का। और उसके अंदर एक आपके पास वे ये भी होता है कि आप उसके अंदर वो जो आप डेली डाल रहे हैं वहां पे सेल्स वगैरह वीवीआरओ, अगर आप उसके अंदर नहीं डालते हैं तो आप इस तरीके से आप अपना ट्रैक रख लें कि भाई मैंने इतने रिफंड्स जो हैं वो इतने प्राइजेस के उसको किए हैं। और ये जो आपके वन टाइम, अब आपने एक्सपेंसेस को भी थोड़ा सा जो है ना वो डिवाइड कर लेना कि एक्सपेंसेस भी दो किस्म के होते हैं। एक आपके होते हैं मंथली बेसिस के ऊपर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपने इसी में ही डालने हैं, वो आप कोशिश करें कि वो इसी तरह की ही डॉक्यूमेंट के अंदर आप मैनेज करेंगे। लेकिन अगर आपके एक्सपेंसेस वन टाइम है, जैसे कि कंटेंट राइटिंग है, जैसे कि ट्रेडमार्क है, जैसे कि फर्स्ट इन्वेंट्री है, इस तरह के जो आपके वन टाइम के सारे एक्सपेंसेस होंगे वो आपने इन शीटों के अंदर इस तरीके से नहीं मैनेज करने हैं। वो आपने उसकी एक अलग ऐसी ही शीट बनानी है जैसे ये मैंने आपको दिखाई है, आपने वैसी ही उसकी अलग शीट बनानी है। और ये रेफरेंस के लिए होते हैं कि भाई मेरी तकरीबन इतनी इन्वेस्टमेंट लगी है। अब ये किस चीज का रेफरेंस है ये भी सुन लें। ये रेफरेंस इस चीज का है कि जिस वक्त आपने अपनी रिटर्न्स जमा करवानी होती हैं ईयरली आपने जिस वक्त अपने अटॉर्नी को जो है वो अपनी एक्सपेंसेस वो भेजनी है, जिनकी कम अज कम
जिनकी कंपनीज जो हैं वो यूएस से यूके की हैं और वो वहाँ से ही जो है वो इन इन मार्केट्स के अंदर सेल करते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले, ये जो सारी यूरोप की मार्केट्स हैं, इन्होंने अपनी रिटर्न्स टैक्सेस की जो है वो जमा करवानी होती है। अब उसमें उनको ये सारे रिकॉर्ड्स रखने का क्या फायदा है? और यही आपके क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, आपके सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहा हूँ, आपके क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहा हूँ कि आपने ये उनको अपनी एक्सपेंसेस शीट देनी है। आप देखो फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो, चूंकि फर्स्ट ईयर के अंदर प्रोडक्ट कोई बहुत ज्यादा बूम तो देती नहीं है, तो आपने जब ये मंथली एक्सपेंसेस वगैरह ये सारे निकाले हैं और आपने ये सारे निकालने के बाद आपको एंड पे नजर आया कि भाई मेरा पूरे साल का जो है वो प्रॉफिट रहा है। मैं मिसाल देता हूँ जिसको नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में मिसाल देता हूँ कि भाई मेरा अब मैं यहाँ पे जैसे देख रहा हूँ ना कि भाई पहले महीने कम होगा, अगले महीनों में, पहले महीने में यही इसी तरह से लॉस शो होगा, अगले महीने में थोड़ा सा प्रॉफिट शो होगा, इस तरीके से शो होते होते जिस वक्त हम बिल्कुल एंड के ऊपर पहुंचेंगे तो एक माइनर वैल्यू होगी, मिसाल के तौर पे जी $5,000 हो सकती है, 3-4 हज़ार डॉलर हो सकती है, वो आपका एक पूरे साल का जो है वो आपको प्रॉफिट दिखाएगा। अब उसके अंदर आपने ये जो सारे पेपॉल बैलेंस जो आपने लॉन्च के टाइम के ऊपर एक सारी एक्सपेंसेस किए हुए थे, जो आपके सारे एक्सपेंसेस हुए थे, आपने ये अटॉर्नी को बता देनी है कि भाई मैंने ये 26,000 या $27,000 की ये जो यहाँ पे इस वक्त इन्वेस्टमेंट आ रही है, मैंने ये टोटल इन्वेस्टमेंट किया, जबकि मेरा पहले साल का प्रॉफिट सिर्फ 4,000 शो हुआ है, या मेरा 5,000 जो है वो पहले साल का प्रॉफिट शो हुआ है। वो क्या करेगा, वो आपकी जिस वक्त रिटर्न जमा करवाएगा वो उस 26,000 इन्वेस्टमेंट में से 5,000 जो है वो माइनस करेगा और वो आपकी कंपनी के रिटर्न्स जमा करवाएगा $21,000, $22,000 सॉरी। अगर 5,000 प्रॉफिट होता है और 27,000 जो होती है वो इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो उसको माइनस करके 22,000 लॉस के ऊपर आपकी रिटर्न जमा करवाएगा। यानी कि वो अमेजोन को ये बताएगा कि ये इस कंपनी ने जो है वो अभी इतना, सॉरी अमेजोन को नहीं बताएगा, ये टैक्स जो भी आईआरएस जो उसका यूएसए का होता है और जिस कंट्री का भी जो सा भी टैक्स का डिपार्टमेंट होता है उनको बताएगा कि इस कंपनी ने अमेजोन के ऊपर इस तरह सेलिंग करके अभी तक 22,000 का लॉस किया है, इन ये भी प्रॉफिट में नहीं गए हैं। तो उसके अंदर फिर ये होता है कि जो भी आपका पार्टनर बाहर का होगा उनको कुछ रिबेट्स मिल जाती हैं उन टैक्स डिपार्टमेंट्स की तरफ से कि भाई आपका जो है वो अभी तक लॉस में आप जा रहे हैं। तो फिर सेकंड ईयर में क्या होता है, दूसरा साल जिस वक्त आता है, आपका ऑब्वियसली बात है 5,000 तो नहीं प्रॉफिट होगा, आपका कोई 15-20 हज़ार प्रॉफिट होगा। आपका जो वो 15-20 हज़ार प्रॉफिट आपका शो होगा, तो वो आपके जो बाकी 22,000 होगा उसमें से माइनस होगा, तो आपका फिर जो है वो जो आपका नुकसान होता है जिसको लॉस कहते हैं, वो आपका लॉस $2,000 का सिर्फ रह जाएगा। लेकिन आप सेकंड ईयर में भी जो है वो लॉस में होंगे। फिर आपका जब थर्ड ईयर स्टार्ट होगा फिर आपका 15-20 हज़ार से ज्यादा ही ऑब्वियसली जो है बात है आपका प्रॉफिट शो होगा, आपको $25,000 शो होगा। वो भी उसके अंदर भी जो होते हैं वो एक्सपेंसेस आपने निकालने होते हैं, जिसमें आपकी जो होती हैं वो सैलरीज होती हैं, उसका भी इसी तरह ही शीट बना के आपने अपने उसको अकाउंटेंट को ही देनी होती है कि भाई सैलरीज हैं वीएस की। और फिर वो आपका नहीं नॉर्मली काम होता है। हमारा जो आज अंडर डिस्कशन है वो एज अ वीए अकाउंट हैंडलिंग, और हमने क्या अपने ऑनर को या क्लाइंट को प्रोवाइड करना होता है अपने सैलरी सेंटर से कि भाई क्या मंथली सेल्स और कौन कौन सी रिपोर्ट्स हमने उसको प्रोवाइड करनी होती है। आज हमने असल में डिस्कस ये करना, वो में हेडेक उसकी है, ऑनर की है हेडेक के वो अपने वेयर हाउस के एक्सपेंसेस के भी, मेरे वेयर हाउस में स्टॉक आता है और उसमें ये लड़के काम करके जाते हैं, ये एक्सपेंसेस हैं, मैंने ये वीए हायर किए हैं अकाउंट हैंडलिंग के लिए, उनकी सैलरीज वो ये वो सारा कुछ वो खुद ही मैनेज करके अपने अकाउंटेंट को बताएगा कि भाई इस अकाउंट को हैंडल करने के लिए इतने एम्प्लॉयज हैं जो जिनके ऊपर एक्सपेंसेस आ रहे हैं। अब उसके अंदर होगा ये कि तीसरे साल के अंदर जिस वक्त उसका कोई 20-25 हज़ार जो है वो प्रॉफिट शो होगा, उसमें से वो 2,000 इन्वेस्टमेंट का माइनस होने के बाद बाकी जो बनेगा उसका फिर उसको नेट प्रॉफिट का टैक्स जमा करवाना होगा, यानी कि वो टैक्स जो है वो उसका पे करेगा। ये इस तरीके से जो है वो ये रिपोर्ट्स काम कर रही होती हैं। तो ये जो है वो एक रिपोर्ट मंथली जो है वो मैनेज करने के लिए, यानी कि मैनुअली रिपोर्ट्स को मैनेज करने के लिए आप इस तरीके से एक एक्सेल की रिपोर्ट बना सकते हैं और इसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम एक टूल का जिक्र करेंगे, लेकिन उस टूल से पहले मैं तो ये कहूँगा
कि हम और चीज़ का हम नॉर्मली जो है वो उसके लिए यूज़ करते हैं कि अगर हमारी प्रोडक्ट जो है वो एक सैलड सेंटर के ऊपर डिफरेंट सैलड्स की प्रोडक्ट्स होती हैं, उसके अंदर ये वाला टूल बेनिफिशियल होता है। और इसके अलावा ये हमें जो है वो सब स्टैट्स यानी कि सारे के सारे स्टैट्स जो हैं वो सारे निकाल के बता रहा होता है। तो इस वजह से हम इसका पहले नाम था AMZ प्रॉफिट, इसका नाम था, लेकिन अब इसका नाम चेंज होके प्रॉफिट लेक हो चुका हुआ है। तो हम नॉर्मली जो है वो इसको यूज करते हैं और रिकमेंड भी इसी को ही करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बुक कीपिंग के काफी टूल हैं। काफी एक फेमस टूल है बुक कीपिंग के लिए, कोई बुक, लेकिन वो अमेजोन के लिए नहीं है, वो बुक्स हैंडलिंग के लिए होता है। यानी कि किसी भी अकाउंट्स, मैंने आपको बताया कि किसी भी उसके हो सकते हैं, किसी भी बिजनेस के अकाउंट्स जो हैं वो हैंडलिंग की ज़रूरत हो सकती है। तो कोई काफ़ी नंबर 1 टूल है जो कि अकाउंट हैंडलिंग के लिए यूज़ होता है। अगर हम यहाँ पर ही लिखें अमेजोन बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर या बुक कीपिंग टूल्स, ये बता रहा था, ये है जी 20 बेस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर अमेजोन सेलर्स ऑफ 2020। वैसे तो इस तरह के काफ़ी टूल्स हैं, हमने पहले भी शायद एक टूल डिस्कस किया भी था, वो आई थिंक के सोनेटेल नाम करके आई थिंक था। ये भी ये देखें जी, यहाँ पे भी आ रहा है ये हालांकि इसने यहाँ पर इसको लिख दिया है, लेकिन ये अमेजोन के साथ इंटीग्रेटेड टूल नहीं है क्विक बुक। और फिर इस वजह से हमें फिर इन सारे, अभी एक दफ़ा जाके ना इन सारे इनको देखना होगा कि कौन कौन से ग्रुप्स जो हैं वो AWS के ज़रिए, अमेजोन वेब सर्विसेज के ज़रिए आपके सेलर सेंटर के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं और वहाँ से खुद ब खुद वैल्यूज़ को आपको दिखा रहे होते हैं। ये फिर हमें देखना पड़ेगा कि इनमें से किन किन, ये देखो पहले वाले ने लिखा हुआ है फैक्चर इज अमेजोन प्रॉफिट एनालिटिक टूल, ये होगा, ये आपकी AWS के जरिए आपके जो है वो उसके सेलर सेंटर के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा और फिर ये वहाँ से वैल्यूज उठा के लाएगा और आपको सारी जो है वो प्रॉफिट हैंडलिंग वगैरह करके बताएगा, आपकी एक्सपेंसेस हैंडलिंग, प्रॉफिट हैंडलिंग और ये सारी चीज़ें जो है वो आपको उसके अंदर करके बताएगा। तो ये इनमें से मुझे काफ़ी टूल्स ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जो कि अमेजोन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो असल में अकाउंटिंग के टूल्स हैं, वो अकाउंटिंग के लिए ही यूज़ होते हैं। तो हमने जो है हमारे लिए मेरे पास अभी जिस टूल की एक्सेस है, मैं तो ऑब्वियसली बात है कि भी आपको उसका जो है वो दूंगा, ओवरव्यू दूंगा और वो मैं आपको बताऊंगा कि वो टूल्स कैसे काम करता है। ये सारे टूल जो होते हैं वो पेड होते हैं और कोई इतनी ज़्यादा अकाउंटिंग के टूल्स वैसे ही यूज़ करना कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अपने एक्सपेंसेस कैसे निकालने हैं और आपने उन एक्सपेंसेस को ऐड कैसे करना है। सिर्फ आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, बाकी क्या कहते हैं टूल को यूज़ करना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो प्रॉफिट पे ही जाते हैं यहाँ पे और इसके अंदर माइट भी कि आपका क्लाइंट, ऑब्वियस सी बात है कि वो AMZ प्रॉफिट, अगर आप बाहर के क्लाइंट को सर्विसेज दे रहे होंगे तो वो आपको कोई AMZ प्रॉफिट तो नहीं कहेंगे कि जी हमें AMZ प्रॉफिट से ही जो है वो सारा कुछ निकालना है। वो माइट भी हो सकता है कि वो इनमें से कोई टूल जो है वो यूज कर रहा हो। तो टूल्स यूज करना कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। तो इस वजह से आपने इस जो है वो टेंशन के अंदर नहीं जाना है या इस जो है वो परेशानी के अंदर नहीं जाना है कि कोई यूज करना मुश्किल हो जाएगा। समहाउ सारे टूल्स जो होते हैं तकरीबन अकाउंटिंग के वो एक जैसे ही होते हैं। थोड़ा सा कि किसी का चार्ट जो है वो लाइनिंग वाला होगा तो किसी का सर्कल के अंदर होगा, कुछ इस तरह के नॉर्मली फर्क होंगे। तो इस वजह से आपने यानी कि जो भी आपको आपका क्लाइंट कहता है, अगर आपसे वो रिकमेंडेशन मांगेगा तो आप बेशक उसको AMZ प्रॉफिट जाइए, प्रॉफिट लेक जो है आप बेशक इसकी उसको रिकमेंडेशन दे दीजिएगा। अगर जो है वो आपका क्लाइंट आपको खुद कहता है कि नहीं हम जो है वो ये वाला टूल यूज़ करते हैं, तो आपको नॉर्मली 2 से 3 घंटे मैक्सिमम लगेंगे किसी भी टूल को सीखने में। यानी आपने ऑनलाइन ही बस चला के देखना है कि भाई कौन से टूल के अंदर कौन सी
जो है वो मसले, क्या टूल्स, क्या फंक्शनिंग है उनकी, कहाँ पे एक्सपेंसेस डालने हैं, कहाँ पर आपने और वो ये जो सारी वैल्यूज होती हैं जिस पर सेल्स होती हैं जिसके अंदर, और ये ऑटोमेटेड टूल्स की एक और बड़ा बेनिफिट होता है, एक बेनिफिट ये होता है कि ये आपके रिफंड्स को भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर देखें, एक ये जो मैंने इस मैनुअल के अंदर ये डाल दिया है, यहाँ पे सेल डाल दी है 10 पीसेस की, 10 यूनिट्स की जो है वो मैंने सेल्स डाल दी हैं। और ये बंदा एक महीने के बाद, क्योंकि 45 डेज अमेजोन के ऊपर होते हैं रिफंड करने के, तो ये बंदा एक महीने के बाद प्रोडक्ट रिफंड कर देता है, रिटर्न कर देता है। तो वो तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि वो रिटर्न जाके मैनुअली ही डालेंगे तो वो वहाँ पे जो है वो कैलकुलेट होगी, या वो माइनस होगी, नहीं तो अदरवाइज तो माइनस होगी। तो इस वजह से ये जो टूल्स होते हैं ये आपकी ऑटोमेटिकली ही निकाल रहे होते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पर, कभी यहाँ पे ये 4 बॉक्सेस आ रहे हैं, या ये 2 डे का बॉक्स आ रहा है, इस बॉक्स के अंदर ये यहाँ पे रिफंड्स आ रहे हैं, प्रोमोज आ रहे हैं, प्रोमोज जो इसके गिव वेज आप उनको कह सकते हैं, या प्रोमो के अंदर जो होते हैं, जो आप परसेंटेज ऑफर करते हैं, आप जो डिस्काउंट ऑफर करते हैं, वो जो 10% का आपने कूपन दे दिया, या इस तरह के, ये जो वो वाली जो सारी प्रोमोज आ रही हैं, ये यूनिट्स बता रहा है, ऑर्डर्स बता रहा है। यूनिट और ऑर्डर में फर्क यह है कि एक ऑर्डर के अंदर 2-3 यूनिट ऑर्डर हो सकते हैं, तो हो सकता है कभी समटाइम यूनिट ज्यादा हो, ऑर्डर कम हो, ये भी चांसेस होते हैं। ये और ये इसके अंदर रिफंड भी कैलकुलेट करके ला रहा है कि अगर कोई कस्टमर ने 1 महीना पहले या 10 दिन पहले, 15 दिन पहले अगर कोई परचेज की हुई थी और वो आज उसने रिफंड कर दिया, और वो आपके रिफंड में से, आपकी अमाउंट में से माइनस हो रही है, तो ये उसको भी कैलकुलेट करके ला रहा है कि भाई ये जो है वो आपकी आपकी रिफंड है आज की। अगर ये 7 दिन में देखे तो यहाँ पे आ रही है ये 5 रिफंड, लेकिन मैनुअल के अंदर आपको मैनुअली ही जाके रिफंड्स डालनी होंगी। और आप उसके अंदर फिर ये कर सकते हैं कि आपकी जोन से मंथ्स की वो चल रही होगी, उसको क्या कहते हैं, जोन से मंथ्स की आप शीट बना रहे होंगे, बेशक यहीं पर ही आप एक और इसी का टैब ऐड कर लो, यहाँ पे इसके साथ करके एक टैब ऐड कर लो रिफंड्स का, और उसको भी आपने यहाँ पर इसके अपने फार्मूलाज के अंदर बस उसको ऐड करना पड़ेगा आपको। और आपने क्या करना है कि जिस दिन में कोई रिफंड आती है, एक आती है, 2 आती है, तो उसमें जितनी आपके बैलेंस में से प्रोडक्ट माइनस होती है, उतना माइनस का बैलेंस वहाँ पे डाल के आप उसको रेवेन्यू में से और इसमें से प्रॉफिट में से माइनस करवा दें। बल्कि आप रेवेन्यू में से करवाएंगे तो प्रॉफिट में से ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो इन दोनों को माइनस करके आ रहा है, आपके रेवेन्यू और आपकी कॉस्ट को माइनस करके आपका प्रॉफिट आ रहा है। तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रेवेन्यू को अपडेट करेंगे तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर पहले इस टूल को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके अंदर ये आपको सेल्स बताता है, आपको रिफंड्स बताता है, आपको आपका प्रॉफिट बताता है, आपका कितने % जो है वो प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, वीवीआर के एक्सपेंसेस, प्रॉक्सी मार्केटिंग के एक्सपेंसेस, और किसी भी चीज़ के जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, वो सारे के सारे माइनस होने के बाद जो आपका जो होता है वो प्रॉफिट, उसको ये नेट मार्जिन यानी कि नेट प्रॉफिट कहते हैं। तो नेट आरओआई होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि भाई जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है उसमें आपको उसका रिटर्न क्या आया है। अब नीचे ये जो है ये चीज चार्ट के अंदर भी हुई है, ये डे बाई डे है। हाँ, ये 5 तारीख की है, और ये 6 तारीख है, ये 7 तारीख है। यहाँ पर इनकी इंस्ट्रक्शंस भी होंगी कि पर्पल कलर का मतलब प्रमोशंस हैं, ये जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स है, ये पीपीसी की कॉस्ट है जो ऑरेंज कलर में आ रही है। ये देखें यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे ये सारी वैल्यूज का वो बता रहा है, चूंकि ये दोनों कलर्स इस वजह से नहीं वहाँ पे शो हो रहे हैं क्योंकि ये दोनों कलर्स इस वक्त इसकी वैल्यू 0 है। तो अगर जो है वो किसी के अंदर कोई एफबीएम कोई शिपिंग, अब ये तो इसके अंदर तो एफबीएम वाला मॉडल ही नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं आ रही है। तो इस वजह से ये वाली वैल्यूज जो हैं वो 0 हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर अच्छा जी, ये भी सारा जो है वो आपका ऑपरेशनल, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपको बताता हूँ, ये आपने सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डालने हैं। ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो हैं जो कि
कैलकुलेट ये ऑटोमेटिकली करेगा। आप कोई टूल्स बाय करते हैं, वही आप कोई और सर्विसेज बाय करते हैं, ईबीसी या कुछ इस तरह की सर्विसेज वगैरह, कोई भी किसी किस्म की प्रॉक्सी मार्केटिंग की सर्विसेज लेते हैं, वो सारे आपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस इसके अंदर आपने अलग इसके सेटिंग के अंदर जाके डालने होते हैं। ये वो वाले एक्सपेंसेस जो हैं वो यहाँ पर शो कर रहा है। इस बॉक्स के अंदर प्रोडक्ट्स शो कर रहा है कि अच्छा अच्छा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इस वक्त आपके स्टार सेंटर पे प्रोडक्ट्स कितनी हैं, उनमें से एक्टिव कितनी है, बाय बॉक्स किसका है, कितनी इनएक्टिव है, ये वो वाली डिटेल है सारी। ये यहाँ पर जी बेस्ट सेलर, अच्छा ये आपका सेलर रैंक आ रहा है, ये आपका सेलर रैंक यहाँ पर बता रहा है, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। ओके, कि कितनी सेल हुई है वो, और उसके अंदर आपका प्रॉफिट कितना है, ये वो वाली चीजें कैलकुलेट करके बता रहा है। अच्छा जी, ये जो है यहाँ पर इस वक्त कनेक्ट हुआ है उससे, जो आपके जो अमेजोन वेब सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये उसके जरिए जो कनेक्ट हुआ है। और ये वो बता रहा है कि भाई कब डाटा जो है वो फेच हुआ है। ऑर्डर्स का 2 घंटे पहले हुआ है, प्रोडक्ट्स का भी 2 घंटे पहले हुआ है, फाइनेंसिस का 3 घंटे पहले हुआ है, इन्वेंट्री का 5 घंटे पहले हुआ है। कोई डाटा जो है वो अमेजोन से ही फेच होके इधर आ रहा है। अच्छा जी, ये सारी जो चीजें हैं ये सारी सारी उससे रिलेटेड हैं जो आपके सेलर सेंटर्स ही यहाँ से जहाँ पे उठा के ला रहा है। कैंसलिंग ऑर्डर्स आपको दिखा रहा है कि कितने आपके ऑर्डर जो हैं वो कैंसिल हुए हैं। फिर आपको अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि हम एक दफ़ा इसकी सेटिंग्स में चले जाते हैं। सेटिंग्स के अंदर ये आपको बताएगा कि आपने अगर अगर आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि सारी चीज़ें तो सेलर सेंटर से नहीं आ रही हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट सेलर सेंटर से नहीं आ रही है, आपकी मार्केटिंग कॉस्ट सेलर सेंटर से नहीं आ रही है, सब कुछ तो सेलर सेंटर से नहीं आ रहा है। तो हम उसके अंदर क्या करते हैं कि कुछ हमें कॉस्ट खुद बतानी होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इस टूल के अंदर, वैसे हर टूल के अंदर ही सेटिंग में कोई ना कोई चीज़ तो लाजमी होगी, अगर आप उसके अंदर जाएं तो इस टूल के अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम से उसने जो है वो हमें एक टैब दिया हुआ है। जैसे वीपीएस, वीपीएस जो है वो हमारी एक पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी हमें यूज़ करने के लिए काफ़ी दरकार होता है, क्योंकि पाकिस्तान में अलाउड नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में अलाउड नहीं है। तो इस वजह से हमें जो है वो वीपीएस यूज़ करना होता है। अमेजोन की फ़ीस होती है जो कि पर मंथ £30 यूके के अंदर चार्ज हो रही होती है। एएमजी प्रॉफिट जो खुद यही टूल है, इस टूल के जो है वो एक्सपेंसेस £70 जो इस टूल की सब्सक्रिप्शन है वो डाली हुई है। ये वीवीआर हैं, यानी कि जो आपकी प्रॉक्सी मार्केटिंग और पीएम की फ़ीस, यानी कि पीएम ने जो काम किया उनको जो उनकी फ़ीस देनी। तो ये जो है वो आपने सारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो आप इधर सारा कुछ मैनुअली, सारा कुछ ही यहाँ पे मैनुअली था, यहाँ पर कम से कम ये है कि सैलर सेंटर की सारी चीज़ें ऑटोमेटेड है। लेकिन जो काम आप सैलर सेंटर से बाहर करवा रहे हो, अब मिसाल के तौर पर फेसबुक एड्स हैं, आप अपने प्रोडक्ट के फेसबुक एड्स चला रहे हो, वो इसको थोड़ी पता चलेगा कि भाई इसके प्रोडक्ट के जो है वो एड्स चल रहे हैं। तो वो तो आपको खुद इस टूल को बताना पड़ेगा, जो भी आप टूल देखोगे आपको उसको बताना पड़ेगा। तो ये असल में जो है वो वे होता है। ये यूरोप वैट, वैट जो है वो वैल्यू एडिड टैक्स जो यूके के अंदर है और पूरे यूरोप के अंदर है, उसकी जो है वो डिटेल्स, क्या उसके परसेंटेज है या कौन सी स्लॉट आपने ली हुई है, उसका नंबर, जे वो सारी चीज़ें जो है वो आपने यहाँ पर डालनी है। तो ये सारा जो है ये एमडब्ल्यूएस क्रेडेंशियल्स यहाँ पर के ये यूज़ होगा आपके अकाउंट को, जो आपने अकाउंट सेलर सेंटर है वो आपका, उसको आपके अपने प्रॉफिट लेके अकाउंट के साथ अटैच करने के लिए अगर आप चलें एक दफ़ा इसमें चले ही जाते हैं तो यहाँ से देखें जी, यहाँ से आप जाएंगे जी ऐड न्यू सेलर। ऐड न्यू सेलर के अंदर जाएंगे तो अपना अकाउंट का टाइटल, सेलर आईडी और एमडब्ल्यूएस ऑथ टोकन, और यहाँ से हम उसको वो बताएंगे। अच्छा जी, अब ये मिलेगा कहाँ से एमडब्ल्यूएस ओथ टोकन? ये हमें मिलेगा जी अमेजोन की वेब सर्विसेज
जो कहते हैं URL देगा हमें, उसके ऊपर आप जाएंगे तो आप एक वो क्रिएट करेंगे, एक न्यू आप अपना, ये सेलर्स नहीं होते, डेवलपर्स होते हैं, हाँ, आप अपना एक न्यू डेवलपर क्रिएट करेंगे और कहेंगे कि जी वो प्रॉफिट लेक जो है वो मेरा एक डेवलपर है, लॉगिन इनटू यूजर परमिशन, सेटिंग्स के अंदर यूजर परमिशंस के अंदर जाएंगे तो वहां पर जो है वो आप उसको कहेंगे कि जी मैंने अपना डेवलपर एक ऐड करना है, यानी कि थर्ड पार्टी एक डेवलपर है, एक ऐप है, उसको मैंने जो है वो सेलर सेंटर के साथ इंटीग्रेट करवाना है वेब सर्विसेज के थ्रू। तो वो वहाँ पे आप यूजर परमिशंस के अंदर जाके उस डेवलपर को ऐड करेंगे तो वो आपको एक MWS ऑथ कोड देगा, उस कोड को आपने लाके जो यहाँ पे ऐड न्यू सेलर है यहाँ पर आपने उसको पेस्ट कर देना और सेलर मार्केट प्लेस बता देना कि जी मेरा यूके का है, और वहीं पर ही आपको जब आप वो डेवलपर को ऐड करते हैं ना तो वहीं पर ही वो आपको, ये सेलर आईडी आपके अकाउंट की सेलर आईडी होती है, और हर डेवलपर का एक अलग सेलर की आपके अकाउंट की एक सेलर आईडी होती है। अकाउंट टाइटल के अंदर आप बेशक अपना वो दे दें, शॉप का वो दे दें, नेम दे दें। तो ये जो है वो आपका अटैच करने का वे होता है। अच्छा, अब इसके अंदर जो होती हैं, और जिस वक्त आप फर्स्ट टाइम इसको अटैच करते हैं तो ये तकरीबन तकरीबन हर टूल ही जो भी जो है वो किसी दूसरी साइट के साथ ऑथेंटिकेट होता है, ये तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो डाटा फेच करके लाते हैं। ऐसे नहीं है कि आप आज ही आपने, जैसे कि अभी हमने उसमें देखा था, कभी कितनी देर पहले, ये देखें यहाँ पे जी 2 घंटे पहले इसने डाटा फेच किया है, और फाइनेंसिस में 3 घंटे पहले किया है, इन्वेंट्री में 1 घंटा पहले किया, ऑर्डर्स में 23 मिनट पहले किया। तो ये जो होता है, ये जिस वक्त आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट करते हैं, ये कम से कम 1 से 2 दिन, 24 to 48 आवर्स जो है वो ले जाता है अमेजोन के सारे सेंटर से डाटा कलेक्ट करके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लाने में। उसके बाद फिर ये होता है कि भाई जब भी आपका क्रॉलर रहेगा सेक्टर उठाएगा यहाँ पे कर देगा, वो एक टाइमिंग, ऑर्डर्स की टाइमिंग थोड़ी कम होती है, वो शायद हर घंटे के बाद जाता है और जाके डाटा लेकर आता है, प्रोडक्ट की उससे ज्यादा होती है, फाइनेंस की उससे ज्यादा होती है। तो इस वजह से हर चीज का जो होता है वो एक अपना एक क्रॉलर सेट हुआ होता है जो कि इतनी उतनी देर के बाद जाता है और वहां से डाटा उठा के लेकर आता है। तो वो यहाँ पर आपकी आपको प्रोडक्ट दिखा रहा होगा, मैं किसी के अकाउंट में ऐसे दिखा नहीं सकता प्रोडक्ट, तो यहाँ पे जो आपके पास ये लेफ्ट में लिस्ट आ रही होती है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिखा रहा होगा, यहाँ पे सेल्स दिखा रहा होगा, यहाँ पे आपके बायर्स जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर दिखाएगा वो। ये आप यहाँ से रिफंड्स वगैरह मैनेज कर सकते हैं, जो आपके बायर्स रिफंड कर सकते हैं, आप वो देख सकते हैं कि मुझे आज के दिन में कितने रिफंड आए, मुझे एक हफ्ते में कितने हैं, मुझे 30 डेज में कितने, पीछे कितनी है। रिपोर्ट्स के अंदर ये वही वाली ही रिपोर्ट्स हैं जो कि आप जो है वो सेलर सेंटर से भी जाके निकाल सकते हैं, जिसमें बिजनेस रिपोर्ट्स आ जाती हैं, जिसमें पेमेंट्स रिपोर्ट्स आ जाती हैं, जिसमें एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट्स आ जाती हैं, ये सारी की सारी वही रिपोर्ट्स हैं। स्टोरेज फीस जो आपको एक FBA की फीस चार्ज हो रही होती है, ये यहाँ पर उसकी डिटेल उठा कर लेकर आ रहा होता है। और यहाँ पे वेयर वेयर हाउसेस के अंदर वो आपको दिखाता होता है कि भाई आपका इस वक्त स्टॉक जो है वो कौन कौन से वेयर हाउस के अंदर पड़ा हुआ है। अगर जो है वो अलहदा अलहदा आपका स्टॉक अगर कहीं पे पड़ा हुआ है तो वो आपको बताएगा। PPC के अंदर जो है वो आपको जो आपकी वो चल रही होती है अमेजोन के ऊपर जो पे पर क्लिक की जो आपकी कैंपेन्स चल रही होती हैं वो उनका दिखा रहा होता है। और उसके साथ साथ ये आपको अच्छा, अब इस टूल का बेनिफिट क्या है, इस टूल का कि जो है वो ये वाला टूल एक एक इसके अंदर एक एक्सक्लूसिव कह लें बेनिफिट है, वो ये है कि ये आपको हर प्रोडक्ट का अलहदा अलहदा जो है वो रेवेन्यू भी दिखा देता है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऐसा नहीं है कि अगर आप मिसाल के तौर पे कि भाई आपका एक ही अकाउंट है और कोई 3-4 जो है वो लोगों ने मिल के वो अकाउंट के ऊपर जो है वो अलग-अलग प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च की हुई हैं, तो ये क्या करेगा, ये आपको हर प्रोडक्ट का अलग-अलग बता देगा कि सेल्स इतनी हुई है, PPC पे स्पेंडिंग इतनी हुई है, तुम्हारे रिफंड्स इतने हैं, ये आए हैं, और ये तुम्हारा जो है वो अलग-अलग। और बाज़ क्लाइंट्स की भी डिमांड होती है, जो आपके पास कस्टमर्स होते हैं उनकी भी डिमांड होती है कि भाई मुझे अपनी प्रोडक्ट की अलग-अलग रिपोर्ट चाहिए। और ये वाली भी जो होती है जो मैनुअली क्रिएट करते हैं हम, ये भी अलग-अलग प्रोडक्ट की ही क्रिएट कर रहे होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है वो हमें ऑटोमेटिकली सारी की सारी प्रोडक्ट्स की जो है वो अलग-अलग जो है रिपोर्ट्स निकाल के दे रहा होता है। KPIs जो होती हैं, KPIs का मतलब ये होता है कि
आपकी हर स्टैट को चार्ट की सूरत में दिखाना, ये वो सारी जो है इसके अंदर केपीआईज आ रही होती हैं। अच्छा, ये क्वालिटी केपीआईज है, इसके अंदर जो है सप्रेस्ड लिस्टिंग्स, जो कि लिस्टिंग्स किसी ना किसी एरर की वजह से लाइव ना हो, वो सप्रेस्ड लिस्टिंग्स होती हैं। आपके सेलर्स फीडबैक, जो एक शॉप के ऊपर जो फीडबैक आ रहे होते हैं, किसी भी सेलर का अगर कोई फीडबैक होता है, जो बिहेवियर होता है उसके जो है वो फीडबैक यहाँ पर आ रहे हैं। और ये इनबाउंड नॉन कंप्लायंसेस, जो जो आपकी जो स्टॉक जो आप भिजवाते हैं उसकी उसकी जो है वो इनबाउंड की रिपोर्ट्स यहाँ पर होती हैं। तो ये असल में इस एक टूल का, जिसकी एक्सेस थी हमारे पास, उसका एक छोटा सा ओवरव्यू था कि उस इस टूल को आप किस तरीके से जो है वो आप अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप मैनुअली अपनी रिपोर्ट्स किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई आपका क्लाइंट कोई भी दूसरा टूल दे देता है, तो इस चीज से अफ्रेड होने की जरूरत नहीं है कि भाई मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो इन लोगों ने प्रॉफिट लेक के बारे में बताया था, मुझे तो और किसी के बारे में पता ही नहीं था। कोई भी जो है चलो मैं अब आपको एक और मजे की बात बता देता हूँ कि मैंने आज तक ये वाला प्रॉफिट लेक का टूल यूज किया है, और मैंने सिर्फ और सिर्फ ये आपको समझाने के लिए ये आज ही देखा है, और मुझे एक ही दिन में सारे का सारा टूल समझ में आ गया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अकाउंटिंग के टूल्स कभी भी इतने जो होते हैं वो लेंथी होते ही नहीं है, या इतने जो है वो कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं होती है। तो इस वजह से अगर कोई भी आपको आपका क्लाइंट का टूल दे देता है, तो उसको के जस्ट गिव मी 2 आवर्स, आई विल अपडेट यू। उतनी 2 घंटे में बैठ के पूरे का पूरा टूल स्टडी कर लो, एक एक पेज ओपन कर लो, एक एक पेज आपको नजर आ जाएगा, एक एक जो है वो आपको सारे का सारा बॉक्सेस, आपको केपीआई सारी समझ में आ जाएंगी। आपको ये समझ आ जाएगी कि जी कौन सी चीज क्या कह रही है, और किस चीज को आपने कहाँ पे ट्रैक करना है। और फिर आपने जो है, अगर तो वो ऑब्वियस सी बात है कि अमेजोन का टूल होगा, तो फिर तो आपको कोई भी सेलर सेंटर से रिपोर्ट लाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सारी की सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो यहीं पर ही मैनेज कर रहे होंगे। और मैंने अब आपको ये भी जो है वो अपने माइंड में रखिएगा कि कम अज़ कम नहीं तो हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा, अगर आप मैनुअली भी कर रहे हैं तो हफ्ते में 1-2 दिन जो है वो आप 3-4 दिन छोड़ के, या हफ्ते में 1-2 दफ़ा, या कम अज़ कम हफ्ते में 1 दफ़ा लाजमी ये रिपोर्ट्स लाजमी जनरेट करें। उससे ये होगा कि अगर, और उनके लिए तो लाजमी है, मलजूम है, बल्कि वाजिब है कि जिनकी यूके यूएसए के अंदर या यूरोप के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिनकी कंपनी, तो ये लाजमी इसको मैनेज करें, क्योंकि उनको टैक्स रिटर्न्स के अंदर इसकी अशद ज़रूरत होगी। तो वो इसको जो है वो साथ साथ लाजमी लेकर चलें। जो जिनके पास ऑब्वियस सी बात है ऑटोमेटेड टूल है, वो उनके लिए इतनी ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा एक नहीं है, लेकिन वो इसको वो कर लाजमी करें। अपडेट महीने में जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, जो आपने सेटिंग्स के अंदर जाके करने होते हैं, आप अपने टूल्स के अंदर वो लाजमी डालते रहें, ताकि आपको हर महीने का एक प्रॉफिट भी पता चलता रहे कि भाई मुझे इस महीने के अंदर प्रॉफिट क्या हुआ है, लॉस क्या हुआ है, और ये सब चीज़ों के बारे में आपको जो है वो अंदाज़ा रहे, और आप उस आपको एंड पे हेल्पफुल रहे टैक्स रिटर्न्स के टाइम पे। अच्छा जी, मैं अब क्वेश्चंस ले लेते हैं इससे मुतालिक। ये वैसे भी टूल वो वैसे भी ये इतना ज़्यादा लेंथी टॉपिक तो था भी नहीं, क्योंकि अगर अकाउंटिंग ही वैसे कोई बहुत ज़्यादा जो है, हो सकता है वो एक लेंथी टूल हो, लेकिन हमारा चूँकि टॉपिक असल में अकाउंटिंग नहीं था, हमारा टॉपिक था कि अकाउंटिंग का एज अ वीए जो अमेजोन के अंदर किरदार है, तो वो एक लिमिटेड सा ही होता है। तो इस वजह से हम इसको पहले देख लेते हैं कि कोई चैट में अगर क्वेश्चन है तो फिर उसके बाद हम एक दफ़ा आप हैंड रेज कर लीजिएगा, तो हम फिर वो कर लेंगे, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा। अच्छा जी, जनरल लेजर नेम से मिलती है, मुझे तो सिर्फ इस क्वेश्चन की नहीं समझ आई। अच्छा जी, व्हाट प्राइसेस आर वेरिएबल एंड गो अप और डाउन विद प्रोडक्ट प्राइस? सिर्फ रेफरल फी, सिर्फ और सिर्फ रेफरल फी जो होती है वो आपकी वेरिएबल, जिनमें अगर आप प्राइस कम करेंगे तो उसका 15% जो है वो हो जाएगा, कम हो जाएगी। अगर अगर यानी कि आपकी जो जो $15 प्राइस है, तो उसका 15% बनता है अराउंड 2.2 बनते हैं।
आपकी प्राइस कम हो जाती है, आप उसको आपकी $12 प्राइस हो जाती है, तो उसका जो होता है वो 15% 1.8 आई थिंक बनता है। तो सिर्फ और सिर्फ रेफरल फीस जो होती है वो वेरिएबल होती है, ये फीस जो होती है वो फिक्स होती है। स्टोरेज जो होती है, स्टोरेज भी वेरिएबल होती है, लेकिन वो प्राइस के साथ वेरिएबल नहीं होती। वो वेरिएबल होती है आपकी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के साथ, कि अगर आपकी जो होती है वो जितने स्क्वायर फुट आपके स्टॉक ने घेरा होता है, उस हिसाब से वो आपको जो है वो चार्ज होती है। ठीक है नूर खान, फाइल जो है मैं अपलोड कर दूंगा। अच्छा जी, अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं है, ओ दैट्स ग्रेट। चलें ठीक है, एक मिनट, कोई हैंड रेज हो गया, सज्जाद। जी अस्सलाम वालेकुम अली भाई, जी क्या हाल है सज्जाद, आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अली भाई, एक तो मैं पहले ही बता दूं कि जो क्विक बुक्स था ना, ये लाइक मैं पहले भी यूज करता आ रहा हूँ। मुझे तो मेरे दूसरे कामों में ना काफी इसने हेल्प आउट किया हुआ है। और सही इसकी है, बेसिकली एक और बात कर दूं आपकी इजाजत से, इसकी एक ट्रेनिंग चल रही है डीजी स्किल्स के ऊपर भी। कोई अगर लेना चाहता है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सही अवेलेबल है, है डीजी स्किल्स के ऊपर। यही जस्ट मैंने बताया कि अगर किसी को सही है। सीखना हो तो वहां से सीख सकता है। मैंने भी वहीं से सीखा था 3 महीने यार पहले। मैंने मुझे भी पता है कि कोई बुक हम भी बहुत अरसा पहले यूज किया करते थे, मुझे अब शायद कुछ 4-5 साल से ज्यादा हो गई हैं, लेकिन क्विक बुक जो है वो अमेजोन के ऊपर, तो इस वजह से मैंने नहीं उसका इतना ज्यादा जिक्र किया, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि क्विक बुक के ऊपर तो आपको अमेजोन की तो सारी वैल्यूज उठा वो के तो एक्सेस ही नहीं। मैनुअली लेकर जानी पड़ेंगी, हाँ ऐसे ही है। क्योंकि कोई, वो हाँ क्योंकि उसकी बेटर जो होता है है कि वो अगर जैसे एमडब्ल्यूएस के साथ जो एक्सेल। है। जी जी बेहतर सर, ऐसे ही है। ऐसे ही है अली भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, मेरा जो क्वेश्चन था वो था बेसिकली, आपने बात की थी कि बेसिकली मेरी एक क्लाइंट के साथ जब कन्वर्सेशन हो रही थी तो हम रिपोर्ट्स पे ही डिस्कशन कर रहे थे। तो वो बेसिकली क्या रिपोर्ट जो वो डिमांड कर रहा था, वो कह रहा था कि आप मुझे ऐसी रिपोर्ट बना के दें जो मैं कल को अपने अकाउंटेंट को दिखा के, वो आप वाली बात कि उसने रिटर्न फाइल करनी थी उस रिपोर्ट की बेस पे। तो मैंने तो उसे समझा दिया, नेट से सर्च करके बता दिया कि ये 4-6 चीजें होती हैं। मुझे एक चीज यहाँ पे मैं स्टक हो गया था कि इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल 26,000 25,000 की इन्वेस्टमेंट थी पहले माह, पहले साल उसका रेवेन्यू फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं 3-4 हजार था। उस साल वो इन्वेस्टमेंट वो रिटर्न फाइल करेगा लेकिन उसमें कोई प्रॉफिट शो नहीं होगा, लॉस है 22,000 का लॉस शो कराएगा वो। ऐसे ही है ना? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बिल्कुल। वो ओवर द पीरियड नेक्स्ट ईयर वो बाई 10-12 हजार का प्रॉफिट होता है, और तीसरा साल जाके वो प्रॉफिट होता है। और वो तीसरे साल वो रेवेन्यू की बेस पे वो फाइल करता है रिटर्न के, वो जो उसका टोटल प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट, उसकी बेस पे रिटर्न फाइल करेगा। हम यहाँ पे अच्छा स्टक हो गए देखो थे देखो, बेसिकली। सबसे पहले अब मैं यहाँ पर आपने एक क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि आपने क्या क्या चीज प्रोवाइड करनी है और आपके क्लाइंट ने क्या क्या कुछ देखना है। ठीक है, आपने उसको प्रोवाइड कर दी सारी वैल्यूज कि भाई ड्यूरिंग द लॉन्च जो है वो तुम्हारे ये एक्सपेंसेस हुए, तुम्हारे ये पेपॉल रिफंड हुए। अगर यानी कि आप लॉन्चिंग के टाइम से उसको मैनेज करते आ रहे हो, अगर ऑब्वियसली बात है आप बात से करते आ रहे हो, तो आपको क्या पता हो कि लॉन्चिंग के टाइम पे उसके क्या क्या एक्सपेंसेस हुए। अगर आप लॉन्चिंग के टाइम से करते आ रहे हो तो आपने उसको सारे के हाँ सारे रिफंड्स की डिटेल्स बता दी हैं। आपने उसको कहना है कि भाई तुम्हारी इन्वेंट्री इतने की आई थी, कॉस्ट इतने की पड़ी थी, शिपिंग ये पड़ी थी, ये सारा कुछ हुआ था, वो जो हमने पहले वाली शीट देखी है आपने ये, और वो सैम्पलिंग हो गई, और क्या कह लें कि अगर कोई आपके लिए उसको कोई मशीन लगानी पड़ती है किसी भी किस्म की, और कोई ट्रेडमार्क या किसी भी किस्म के कोई एक्सपेंसेस होते हैं, तो आपने वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो है वो मैनेज करके, एक तो आपने उसको एक्सपेंसेस दे दिए कि भाई अमेजोन के ऊपर जो है वो तुम्हारे ये एक्सपेंसेस हुए। अब कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो कि उन्होंने खुद डालने होते हैं, उन्होंने जो एक्सपेंसेस डालने हैं, कि जैसे कि वो कहता है कि जी मैंने यहाँ पर जी 250 स्क्वायर फुट का मैंने एक छोटा सा वेयर हाउस लिया हुआ है जिसके अंदर मैं स्टॉक मंगवाता हूँ, वहाँ पे आके 5 घंटे जो है वो कोई लड़के उसकी लेबलिंग जाते हैं, कोई छोटा मोटा काम करके जाते हैं, और वो मेरी कॉस्ट ये आती है, ये वो डालेगा। ये आपको तो सैलरी सेंटर में पता ही नहीं है, और ना ही आपको लॉन्चिंग के टाइम पे ये ऐसे कुछ इसका अंदाजा था कि इसके था वो क्या उसको एक्सपेंसेस वहाँ पे आ रहे हैं, क्या उसके जो है वो जो ऑरली क्या चार्ज कर रहा है जो उसका बंदा है। उसके अलावा वो कहता है कि जी मैंने पाकिस्तान से एक वीए हायर किया हुआ है, जिसको मैं मिसाल के तौर पर जी $600 में मंथली पे कर रहा हूँ।
उसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं, उनको कोई वो नहीं देना होता, एविडेंस कोई नहीं देना होता किसी भी किस्म का कि जी मैंने जो है वो ये वाला वीए हायर किया हुआ, या कोई उसका पासपोर्ट देना या कोई उसकी फोटो देनी, कुछ नहीं देना होता। सिर्फ और सिर्फ उसने अकाउंटेंट ने लिख देना होता है कि जी एक पाकिस्तान से इन्होंने वीए हायर किया हुआ है जिसको ये चार्ज कर रहे हैं। और वो माइट भी ये भी कह सकते हैं कि जी मैंने मेरी एक वीए की स्मॉल टीम है कि जी 2 बंदे हायर किए हैं, 3 बंदे हायर किए हैं, ये आपके उस पे है, आपके जो है वो क्लाइंट के ऊपर है कि वो क्या यानी कि वहां पे एक्सपेंसेस शो करना चाह रहा है। अच्छा, अब एक तो आपने इन्वेस्टमेंट बता दी उसको कि जी $27,000 तुम्हारी जो है वो इन्वेस्टमेंट है, जो भी तुम्हारे स्टार्टिंग के एक्सपेंसेस हुए जिसमें तुम्हें जो एक्सपेंसेस के ऊपर प्रॉफिट कोई नहीं हुआ कम से कम तुम्हें, वो जो तुमने फर्स्ट टाइम कॉस्ट लगाई थी $27,000 वो हो गई। उसके बाद तुम्हें हर महीने ये जो एक्सपेंसेस पड़ रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं ये सारे एक्सपेंसेस लगा लेता हूँ $3,000 के, सही तो है। $3,000 ये ऐड होते जा रहे हैं। अब महीने प्रॉफिट हुआ जी टोटल $5,000 का, $3,000 ये वाले एक्सपेंसेस निकल गए, $2,000 आपके उसमें से माइनस हो गए आपकी इन्वेस्टमेंट में से। बल्कि ये मैंने पहले महीने कुछ ज्यादा ही प्रॉफिट बता दिया, मैं कहता हूँ जी पहले महीने सिर्फ $1,500 का प्रॉफिट हुआ है। $1,500 का प्रॉफिट जो है वो आपका माइनस हो गया, जबकि आपके एक्सपेंसेस $3,000 थे। तो जो आपका यहाँ पर भी लॉस हुआ वो वहां वो वाला लॉस भी आपका इसमें आ जाता है, आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाए। अगले महीने जी आपका 1,500 की बजाय आपका 2,500 प्रॉफिट हुआ। अब इस महीने आपके जो मंथली एक्सपेंसेस थे उसमें 500 का लॉस हुआ, वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट में आ गया। ये वो ओह करेगा, अच्छा। आपने सिर्फ फर्स्ट टाइम कॉस्ट देनी है उसको। ये क्लाइंट करेगा, क्लाइंट इसको देखेगा कि इसके अंदर जो है वो मंथली उसने कितने बंदे हायर किए हुए हैं, उनकी सैलरीज क्या है, ऑफिस रखे हुए हैं या नहीं रखे हुए, ऑफिस के एक्सपेंसेस क्या है। ये वो ग्राउंड को देख रहा है, ग्राउंड आप ग्राउंड को नहीं देख रहे हैं। सही है। तो फिर इसके अंदर जो बाकी है ये एक वाली। वो आ गया, फिर उससे अगला महीना आता है वो जो $3,500 हो गया प्रॉफिट, फिर $4,000 प्रॉफिट हो गया। तो फिर वो वाला जो प्रॉफिट होता जाता है वो आपके इधर इन्वेस्टमेंट में से कम होता जाता है। तो वो कम से कम ये वाले जो सारे इन्वेस्टमेंट प्लस मंथली एक्सपेंसेस के जो लॉस होते हैं, ये कम से कम जो है वो कम होते होते 2 से 2.5 साल लग जाते हैं नॉर्मली। यानी मैं ये कहूँ कि 2 से 2.5 साल के बाद आरओआई आता है। एग्जैक्टली, नेट प्रॉफिट। सर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो फिर कितने पीरियड में कवर अप होती है, अगर मैं स्टैंडर्ड ये की तो बात करूं? इन्वेस्टमेंट हुई कितनी है ना, इन्वेस्टमेंट हुई कितनी है ये डिपेंड करता है कि भाई अगर तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कम कम के अंदर काम हो गया तो माइट भी के अब इसके अंदर थोड़ी सी चीजें आपको भी अंदाजा है ना कि मैनिपुलेटेड भी तो है ना। अगर नॉर्मली एक हम्म भी हायर किया, सैलरी 2 की डाल दी आपने जो है वो हम्म एक्सपेंसेस ऑफिस के, अब यूएसए के एक्सपेंसेस तो अकाउंटेबल है ना, वहां पर तो वो सारा कुछ अकाउंटेंट भी देख सकता है, आईआरएस भी देख सकता है। तो वो यहाँ पे ये कहे जी मैंने $400 जो है वो वेयर हाउस लिया हुआ है, जो उसने डॉक्यूमेंट में शो किया, जबकि वहां पर $200 का हो, तो ये चीज वहां पर तो अकाउंटेबल है। लेकिन अगर वो ये कहे जी मैंने पाकिस्तान से 3 बंदे हायर किए हुए हैं, जबकि पाकिस्तान से एक बंदा हायर किया, और वो कहे जी मैंने 600 पे 3 बंदे हायर किए हुए हैं, $600 को दे रहा हो, एग्जैक्टली $1 एक बंदे को $400 सिर्फ दे रहा हो, तो थोड़ी सी चीजें तो मैनिपुलेशन में भी तो जाती है ना, जो कि लोग करने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से ये ज्यादा हो जाती है। यानी कि 2-2.5 साल पे चले जाती है, नहीं तो एग्जैक्ट मामला जो होते हैं नॉर्मली जो होते हैं, अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल में चला जाए तो नॉर्मली एक साल के अंदर अंदर या 1-1.5 साल के अंदर जो है वो प्रॉफिट शो होने लग जाते हैं। अच्छा। अली भाई ये ऑफ द टॉपिक सवाल है, मैं अगेन क्योंकि लोग इतने नहीं है पूछने वाले तो मैं उस मौके का फायदा उठाता हूँ कि फॉर एग्जांपल जी जी 25, जी मैं दूसरे सेंस पे बात कर रहा हूँ कि 25,000 का मेरी इन्वेस्टमेंट थी, मेरा प्रॉफिट तकरीबन हम्म, 2,000-3,000 रुपया ऑपरेटिंग प्रॉफिट है मेरा। एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल सही लगा है। लेते हैं कि 1520 से, तो जितना मेरा प्रॉफिट आ रहा है वो तो फिर मेरा ख्याल से 2 सालों में जाके कंप्लीट होगा, अगर 4,000 के हिसाब से भी मैं लगाता हूँ। आरओआई मेरा जो है जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट है कवर अप होगी, वो तो फिर 2 साल में इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली, कवर अप होगी, उसके बाद मेरी बिल्कुल प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर होगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल रिटर्न्स में जो है वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 2 साल के बाद नहीं शो नहीं सर, होती रिटर्न्स को है, और छोड़े। उसमें अली ये भाई, भी है। नॉट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, मैं हम्म, एक्चुअल की बात कर रहा हूँ। फिर रिटर्न्स की तो मैं समझ गया आपकी बात, वो मुझे समझ आ एक्चुअल गई है।
भाई देखो, मुझे ये बताओ कि एक्चुअल के अंदर फिर आपने शो क्या कहाँ पे करवाना है? अगर आपने एक्चुअल निकाल भी लिया तो वो फिर शो का, ये जो सारे अकाउंट संभालने हैं तो हमने टैक्सेस के लिए ही तो संभालने हैं। ये जो सारा कुछ है ये हमने जो है वो रिकॉर्ड्स उनको दिखाने के लिए, जो भी हमारे टैक्सेस के सिस्टम या जिस भी कंपनी जिस भी मुल्क के अंदर होते हैं उसके टैक्सेस के सिस्टम, ये तो सारा कुछ उसके लिए तो होता है। तो फिर अगर जो है वो अगर आप सिर्फ अपनी पर्सनल इनर सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं तो फिर दिखाना किसको है आपने? सर ये भी तो पता होना। मैं आपका वैसे समझ गया कि वो पूरे ओवर द पीरियड निकल आएगा उसका। मैं बाकी आई एम डन सर, मुझे समझ आ गई है आपका सवाल, मैं समझ गया था बेसिकली। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, वेलकम। अस्का सुंबल। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे एक चीज की वालेकुम समझ सलाम। आ रही कि जब मैं फाइवर पे इस चीज की बुक कीपिंग की गिग करूंगी तो व्हाई क्लाइंट प्रेफर मी? वो तो अकाउंटेंट को प्रेफर करेगा, वो कहेगा कि ये तो सिंपल एक पर्सन है जो मेरी बुक कीपिंग करना चाह रहे हैं, तो इसका क्या फाइवर बेनिफिट के है? फाइवर के ऊपर जो है आपका जो बायर होता है, जो खरीदने वाला होता है, वो असल में, अब मैं सिर्फ ये फाइवर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, बाय प्रोफेशन नहीं। बाय प्रोफेशन तो देखें, अगर तो मैं कहूँ कि जी मैं आपको कितने बंदे एक दो दिखा सकता हूँ कि जो कि एक्सपर्ट किसी और चीज के हैं, यानी कि वो कोई आईटी के एक्सपर्ट है या किसी और फील्ड के एक्सपर्ट है और वो ट्रेडमार्क की सर्विसेज दे रहे हैं। मैं आपको कितने बंदे दिखा सकता हूँ जिनका फिजिकल बिजनेसेस हैं जी, वो कोई लैपटॉप बेचते हैं या कुछ और, उनका इलेक्ट्रॉनिक्स का किसी जो है वो चीज़ का बिजनेस है, और वो यहाँ पर जो है आपको पेटेंट की और आईटी इसकी जो है वो लीगल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हुए नजर आएंगे। तो जो फाइवर वाले ने जो आपको हायर किया, उसने तो आपको हायर करना है आपके रिव्यूज की बेस, जो आपके जो है वो आपने दूसरे क्लाइंट से लिए होंगे या जो आपको दूसरे क्लाइंट्स वगैरह ने दिए होंगे। तो उसको, यानी कि उसने आपके सर्टिफिकेट थोड़ी आके देखने हैं, उसने तो आपका सिर्फ काम देखना है कि भाई इनको ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, इनको ये काम आता है। वो उसको कैसे पता चलेगा? रिव्यूज के जरिए पता चलेगा। तो वो क्या कहते हैं, सर्टिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पे आपने कोई अदालत में जाके केस नहीं लड़ना है। या आपने, अब यहाँ पर ही कितने अकाउंटेंट बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर बैठ के आईआरएस के अंदर रिटर्न्स जमा करवा रहे हैं। वो किस तरीके से करवा रहे हैं? कि सिर्फ स्किल्स हैं हाथ में, उनको पता है कि किस तरीके से रिटर्न्स जमा करवाते हैं। अब आपको ये भी पता होगा कि आप अपने पाकिस्तान में जो रिटर्न्स जमा करवाते हैं ये भी आप खुद करवा सकते हैं, आपको किसी अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है अगर आपको करवानी आती हो तो उसमें आपको किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस और स्किल्स की जरूरत है। अगर वो आपके हाथ में आ जाता है, उसके ऊपर ग्रिप आ जाती है, आप जो है वो फाइवर के ऊपर गिग बनाएं और आप उनको जो है इसकी चीज की सर्विसेज ऑफर करें। और फिर फाइवर की रैंकिंग, फाइवर की मैनिपुलेशन, ये वो आप, उसका तो टॉपिक कंप्लीट डिफरेंट है कि उसके ऊपर आप किस तरीके से रिव्यूज बिल्ड करें और आप उसके ऊपर किस तरीके से काम करें। तो वो तो फिर एक कंप्लीट डिफरेंट साइड पे बात ही रहती है। सर, जब क्लाइंट कहते हैं कि आपने मेरा वीए वर्क हैंडल करना है मेरे अकाउंट का, तो उसमें बुक कीपिंग बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड होती है? अगर आपका क्लाइंट आपको कहता है, या आप उसी से ही पूछ लेना कि कैन यू प्लीज डिस्क्राइब मी माय टास्क व्हाट आई हैव टू डू। जब वो आप कहते हैं कि तुम मुझे क्या करोगी, यानी कि आप मुझे क्या चार्ज करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ उसको ये कहोगे कि कैन यू प्लीज डिस्क्राइब माय टास्क वट एवर यू वांट फ्रॉम मी ऑन योर सेलर सेंटर। आप इस तरह करके उससे पूछेंगे, वो आपको बताएगा कि भाई मैं तुम्हें चाहता हूँ तुम ऑर्डर मैनेजमेंट को देखो, मैं तुमको चाहता हूँ कि तुम जो है वो स्टॉक मैनेजमेंट को देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम सप्लायर्स को जो है वो कर रहे हो, सप्लायर्स के साथ, यानी कि जब ऑर्डर प्लेस करना हो तो उसको वो ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। अगर तो वो कहे कि जी तुमने जो है वो बुक कीपिंग भी रखनी है, तुमने रिटर्न्स के लिए जो है वो मुझे रिपोर्ट्स भी हर मंथ भेजा करनी है, अगर वो ये सारा कुछ आपके डालता है तो आप इसकी, यानी कि थोड़ी सी कॉस्ट अपनी बढ़ा दोगे। आप उसको कहोगे कि भाई मैं जो है वो आपको, जैसे अगर नॉर्मल रेट $400 है, $500 है, तो मैं को आप इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके आपको, जी मैं आपको $600 चार्ज करूंगी, मैं आपको $700 चार्ज करूंगी, क्योंकि आपके थोड़ा सा काम ज्यादा हो गया। ये तो आपको क्लाइंट आपको बताएगा ना कि आपने क्या करना है। सही। तो सर, क्लाइंट कंफर्टेबल होता है हमारे साथ कि एक्सपेंडिचर की डिटेल्स शेयर करने में?
उसने जो है वो, अगर तो उसने आपके साथ कौन सी डिटेल शेयर की है? सबसे बड़ी सीक्रेट तो आपकी प्रोडक्ट होती है, जब वही शेयर होगी तो उसके पीछे तो कोई बात ही नहीं रह गई। उसके पास कितने पैसे हैं ये तो कोई सीक्रेट ही नहीं ना रह गया, उसमें सीक्रेट रह क्या गया पीछे? तो इस वजह से वो तो इतना कोई मसला नहीं होता। एक्सपेंडिचर्स तो आपको उस टाइम पे पता चल रहे होते हैं, अगर आप लॉन्चिंग के टाइम से उसके साथ हैं, तो जब वो एक्सपेंसेस आपके सामने हो रहे होते हैं तो आप उनको वहीं पर ही कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर उसको यानी कि शेयर करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। वो आपके सामने जी एक अली बाबा के ऊपर एक ऑर्डर प्लेस हुआ $4000 का, $5000 का, तो अब उसमें सिक्रेसी तो कुछ नहीं रह गई। वो तो आपने सिर्फ बुक के अंदर लिख लेना है सैंपल जी, मेरा $30-50 का जो है वो सैंपल बना, वो आपने बुक के अंदर लिख लेना है, इसमें सिक्रेसी कोई है ही नहीं है। ओके सर, वो आज मैं इसी लाहौर ऑफिस में गई थी आपसे मिलने के लिए, बट आप वहां पे थे ही नहीं। आपकी टाइमिंग्स क्या है सर? मैं थोड़ी लेट हो आप गई थी, कितने 8 बजे के करीब मैं पहुंची थी। आप जो है वो जो दो लड़कियां आ, खड़ी हुई थी, हाँ जी, वो बैठी हुई आप थी वहां उनमें पे। से? अच्छा, वो आप नहीं, मैं उनसे उनमें अलग से आई हैं? नहीं हूँ। अच्छा 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 अच्छा। मैं असल में तकरीबन और इसी ऑफिस से नॉर्मली मैं होता वहां पे 9 बजे तक ही हूँ, लेकिन आज मैं सेशन की वजह से वहां से जल्दी निकला हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट सैटरडे आपका कोई सेशन है ये बीए का? नहीं, नेक्स्ट सैटरडे अब वर्कशॉप्स हैं आगे। अब चले। सेशंस जो हैं वो 2 अपवर्क के होंगे। हाँ हाँ, नेक्स्ट सैटरडे अवैस का और सुहेल भाई का है, और वो अपवर्क से रिलेटेड होंगे। और इसके अलावा फिर आगे जो है 2-3 वर्कशॉप्स आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलें। ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। अरसलान। जी अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है अपवर्क के रिलेटेड है, वो अभी कर सकता हूँ या बाद में सेशंस में? चलो कोई नहीं, आप कर लो। वैसे क्या कहते हैं, अपवर्क का पूरा सेशन होगा और उसका एक क्यूए भी होगा। ठीक हो गया। मैं चलो नेक्स्ट वीक है वो उस पर। हाँ जी, नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो अपवर्क का सेशन है। ठीक हो गया। वो अपवर्क का अकाउंट मेरा अप्रूव हो गया, अब उसको सेटअप वगैरह करना है, उसका क्या यानी कि अपने सर्विसेज में क्या डालना है और कौन सी चीज़ें अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड हैं तो वो पूछनी थी फिर नेक्स्ट सेशन में। आपने उसके अंदर प्रोफाइल अपनी किस कैटेगरी के अंदर अप्रूव करवाई है? अप्रूव तो यही वेब डेवलपमेंट में करवाई है आई गेस, क्योंकि वो जो हमारे ये ग्रुप्स में जो फाइल शेयर हुई थी वो उसके रिलेटेड यानी कि अप्रूव करवाने के लिए। ठीक है, आप मोबाइल और वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज डाल के अप्रूव करवा लें, उसके बाद आप उसको एडिट कर लें। सही है। अब आपने उसको एडिट करके लेकर जाना है किस तरफ? आपने उसको लेकर जाना है क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब, उसके अंदर आएंगी एक और कैटेगरीज होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस में आती हैं, वर्चुअल असिस्टेंट में कैटेगरी आती है। आपने ये सारी जो है ना अब अपनी एडिट करनी है। फिर आपने अपना जो आपका टाइटल होता है वो आपने टाइटल भी अपना अपडेट कर लेना है। वो आप FBA सेलर या अमेजोन सेलर प्रोवाइडिंग A to Z सर्विसेज, इस तरीके से आपने अपना टाइटल चेंज कर लेना है। नीचे डिस्क्रिप्शन अपनी सारी अपनी सर्विसेज के हवाले से डाल देनी है, और फिर उसके बाद आपने बिडिंग स्टार्ट करनी है। और कोशिश करो कि अगर जो है वो आप कोई उसके ऊपर वो बिल्ड कर सको। और वो जो एक पूरी स्ट्रेटजी है बिडिंग की, कि आप पहले जॉब पोस्ट करके थोड़े से वो देखो लोगों के कि लोग किस तरीके से आपको यानी कि वो कवर लेटर कैसे लिखते हैं, वो थोड़े से आप बिल्ड कर लो। थोड़े से एक आधे रिव्यू अपनी प्रोफाइल के ऊपर कोई अगर बाहर के कोई कस्टमर से करवा सकते हो तो वो बिल्ड करवा के उसके बाद आप बिडिंग स्टार्ट करो। वो यानी कि एडिट करना के ऊपर जो है वो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है अभी कोई इतनी खास किस्म की, कि आपने जो है वो अपनी कैटेगरीज क्यों चेंज की हैं। वो भी कोई इस तरह की इश्यूज कभी आए नहीं है कोई सामने।
ठीक है, शुक्रिया। अच्छा जी मैं फाइल जो है वो VA ग्रुप और ECBC में दोनों में कर दूंगा अपलोड। सजाद DG स्किल्स का आई थिंक के जो है वो कह रहे हैं कि लिंक शेयर कर दो। वो DG स्किल्स का जो क्विक बुक वालों का जो भी कोर्स है ना, आप उसका लिंक तेरी बेशक शेयर कर दो। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट 25,000, ये आई थिंक के उन्होंने 2-3 हज़ार बोला था, प्रॉफिट 4,000 नहीं था बोला। जी वैस भाई डॉक्टर, वो प्रोफेशनली डॉक्टर नहीं है, उनका MBBS हुआ है, उन्होंने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की, तो वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेटेड डॉक्टर। जी exactly both are different. What is real is not shown in actual. यही चीज मैं उस वक्त बता रहा था कि ये जो टैक्स रिटर्न्स होती हैं ये खुद भी, यानी कि इसकी सर्विसेज जो है वो खुद भी प्रोवाइड की जा सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ एक स्किल्स है जो कि अगर आपको आ जाए तो लोग अपनी टैक्स रिटर्न्स खुद जमा करवाते हैं और वो कोई भी उसके अंदर नहीं जाते हैं। वो यानी कि उनको हायर नहीं करते हैं किसी को भी। तो गोरे को तो असल में चाहिए है बंदे। गोरा जो है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सारी चीजों को खुद देखे, तो वो तो हर चीज के लिए बंदे ढूंढ रहा होता है। अगर आप टैक्स रिटर्न्स की भी जो है वो सर्विसेज आपके आप में स्किल्स आ जाती हैं, तो आप उसके अंदर जो है वो भी आप अपने क्लाइंट आप एक्स्ट्रा उसका चार्ज कर सकते हो। तो मैं रिटर्न्स भी आपकी जो है वो जमा करवा सकता हूँ। तो वो रिपोर्ट्स के लिए, यानी कि अगर आप बुक कीपिंग जो है अमेज़न की प्रोवाइड करते हैं, अगर आप फाइवर के ऊपर गए तो आपने तो सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट्स की हद तक जो है वो उनको प्रोवाइड करनी है चीजें। वर्कशॉप अनाउंस हो जाएंगे। प्रॉफिट लेक उस सॉफ्टवेयर का नाम है। अच्छा जी, अहमद, हेलो। अच्छा जी अहमद। अच्छा जी, अहमद रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। मकसूद साहब, हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? अगर मेरी आवाज आ रही है तो हाँ ठीक है, आ रही है। मकसूद इज आल्सो नॉट अवेलेबल ऑन माइक। या अगर अगर जो है वो आप उधर से बोल रहे हो तो फिर आपके कोई माइक का इशू है, अपना माइक सेट कर लें। मरर मकसूद, अनीब अहमद, सर। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। जी जी अनीब। अच्छा सर, मैं लेक्चर तो अटेंड नहीं कर सका, तो असल में मेरी जॉब का थोड़ा इशू है। तो मैं फिर ये पूछा ना, BBC में सर लेक्चर सारे अपलोड हो गए सर? वो वहाँ पे नहीं, तो हो अभी नहीं रहे थे। लास्ट के 2-3 अभी पेंडिंग है। मैं जो है वो मुर्तजा से अभी मेरी हो रही थी शाम को बात, तो वो इंशाल्लाह हो जाएंगे, उम्मीद है कोई 1-2 दिन के अंदर। अच्छा, और सर ये फॉर्म फिलअप करवाया कल इसाम भाई ने? क्या करवाऊं? ये वही है, वर्कशॉप के फॉर्म फिल लिए है। करवाया है? वो वर्कशॉप के लिए अच्छा, जो वर्कशॉप से। जो VA के स्टूडेंट, वो VA के स्टूडेंट्स के लिए है। अच्छा चले, ठीक हो गया ओके, सर, थैंक यू।
जी अहमर, वेलकम जी अहमर। अहमर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने अपने आप को फिर अनम्यूट कर दिया और म्यूट कर दिया। मैंने कर दिया आपको अनम्यूट। अहमद आपकी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही है। आप ऐसा करो कि आप ना अपना क्वेश्चन ग्रुप में पोस्ट कर देना, हम इसको क्लोज करते हैं अपने सेशन को। ओके जी, थैंक यू एवरीवन फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट जर्नी फॉर यू गाइस, क्योंकि मेरा कम से कम ये उसके बाद मुलाकात इंशाल्लाह वर्कशॉप्स में तो होंगी मुलाकात, उसके अलावा लेकिन जो अभी ये सारे जो बीए के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जो है वो सेशंस के अंदर मेरा जो है वो ये आखिरी सेशन। तो बेस्ट ऑफ लक। अब इंशाल्लाह जो भी बातचीत हुआ करेगी वो ग्रुप के अंदर ही हुआ करेगी। आप जो भी क्वेरीज हो, कोई भी जो है वो आपने डिस्कस करनी हो चीज़, तो वो आप ग्रुप के अंदर जो है वो अपने क्वेश्चंस वगैरह पोस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जैसे ही उनको देखा करूँगा, बाकी भी ये ट्रेनर्स देखा करेंगे, वो इंशाल्लाह जो है वो उसका एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई किया करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक। मैं जो है वो अपने ईसी ऑफिस के अंदर जो आने वाले सारे अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं, वो बीए के हों या ना हो, लेकिन मैं हर स्टूडेंट को ये कहता होता हूँ कि अभी मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने जो है वो परसेंटेज है जो कि अपवर्क के ऊपर अभी तक एक दो सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन आई वांट टू लिसन दैट स्टोरीज वेरी सून। मैं चाह रहा हूँ कि अब आप लोग जो है वो इसके अंदर इस तंदूर में सर घुसा दें। बेशक आप जो है वो आप में से अक्सर होंगे जो कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं अपने अंदर महसूस कर रहे होंगे कि मैं जो है वो पता नहीं करूंगा, मैं हैंडल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। इन सब चीज़ों से बाहर आ जाओ, कोई फायदा नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का। मुझे मुझे अपने कैरियर का याद है कि मैंने अपने कैरियर के अंदर कितनी चीज़ें, मैं असल में आईटी प्रोफेशनल हूँ और मेरा जो पिछला सारा बैकग्राउंड है तकरीबन 8-9 साल वो आईटी के अंदर गुजरा। और मैं जो हूँ, मैं दर हकीकत यानी कि मेरी एजुकेशन आईटी से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। तो मैंने सारा कुछ जो है वो सीखा है जब मुझे कुछ भी नहीं था आता, और वो मैंने सारा क्लाइंट्स के कामों पे सीखा है। मैंने कोई जो है वो मुझे नहीं याद है कि मैंने आईटी के अंदर कोई मैंने एचटीएमएल का कोर्स लिया हो, मैंने कोई वर्डप्रेस का, मैं वर्डप्रेस का डेवलपर हूँ ना, मैंने कभी कोई वर्डप्रेस का कभी कोई कोर्स लिया है। मुझे कम से कम अभी तक नहीं याद है कि मुझे जो है वो कोई याद हो मैंने किसी से कोई वर्डप्रेस का कोर्स लिया। वो एचटीएमएल मैंने सीखी, वो जी एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट आया, मैंने कहा कि मैं करूंगा, मैंने अपने बॉस को सीधा कहा जी मैं करूंगा। आती थी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं आती। 3 दिन मैं सोया नहीं, 3 दिन जो है वो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन चौथे दिन जो था वो मैंने कंप्लीट किया, प्रोजेक्ट डिलीवर किया, और उसके बाद मैंने जो है वो कॉम्प्लेक्स तरीन प्रोजेक्ट किए थे। फिर उसके बाद जब वर्डप्रेस की बारी आई थी, जब मैं वर्डप्रेस का जो है वो डेवलपर बना था और उसके अंदर मैं गया था, तो मुझे जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था मुझे वर्डप्रेस की डब्ल्यू का भी नहीं था पता, मुझे पता भी नहीं था कि किस तरीके से जो है वो वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट को डेवलप करते हैं। प्रोजेक्ट आया, बॉस को आगे होकर कहा मैं करूंगा, आई विल डू दैट। मैं तकरीबन जो था वर्डप्रेस में, तो मुझे शायद याद पड़ता है कि मैं शायद 1 हफ्ता भी मुझे सही तरह नींद नहीं थी आई। तो सिर्फ और सिर्फ ये सारी लर्निंग हुई किस वजह से, उस प्रेशर की वजह से जो मेरे ऊपर क्लाइंट की तरफ से बिल्ड हो गया था कि जो है मैंने इनके क्लाइंट का प्रोजेक्ट उठा लिया था। अगर मैं ये सोचूं कि भाई अच्छा मैं वीए की लॉन्चिंग की सर्विसेज पहले सीखूंगा, मैं वीबीसी पढ़ूंगा, मैं ये करूंगा, तो फिर उसके बाद मैं सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू करूंगा। अच्छा मैं भी सीखने के अंदर मैं मिसाल देता हूँ कि प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर पहले मैं जाके सारी बीबीसी की वीडियोस देखूंगा, ये करूंगा। ये जो आज का कम से कम जो आज का कोर्स है, इस कोर्स के अंदर मुझे ना ये प्रॉफिट लेक मैंने आज तक यूज किया था। हाँ मैं अपनी रिपोर्ट्स वगैरह निकालता रहता था, और वो जो मैंने आपको शीट दिखाई है वो शीट भी अभी मैंने मौके पर ही जो है वो थोड़ी देर पहले ही उसको सारी को सेट किया है।
तो ये किस वजह से हुआ, ये इस वजह से हुआ कि भाई मेरे सर पे थी बात कि भाई मैंने जो है वो ये काम करना है। मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग अपवर्क पे, फाइवर पे, उसके ऊपर जाओ और काम उठा लो। काम उठाने के बाद सोचना कि भाई मैंने ये किस तरीके से करना है। और आपको मैं यकीन के साथ एक बात कह सकता हूँ कि आप कर लोगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिल का एक डर है जो कि आपको जो है वो थोड़ा सा वो कर रहा है, डराता है इस चीज के मुतालिक कि आप पता नहीं कर सकोगे नहीं कर सकोगे। एक दफा काम उठा लोगे, ज्यादा से ज्यादा एक दिन की नींद, 2 दिन की, 3 दिन की, 4 नींद हराम हो जाएगी। कोई जो है उसके अंदर ऐसी मसले वाली बात नहीं है। लेकिन उसके बाद जो है वो, उसके बाद तो सुकून में आ जाओगे ना कि आपको पता होगा कि यार एक प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल गया, ये तो कोई मसले वाली बात ही नहीं थी, ये तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी। तो इस वजह से मैं भी आपको लोगों को यही कहूंगा कि अपडेट्स दो अपनी, कम से कम अपना जो आपका ECVA का जो ग्रुप है आप उसके अंदर अपडेट्स दो कि भाई मैंने जो है वो इस जॉब के ऊपर जो है मैंने इतनी जॉब्स पे अभी तक अप्लाई किया, मुझे आंसर नहीं आ रहे हैं, कि मुझे अपने कवर लेटर को देखना चाहिए, मुझे जॉब नेचर को देखना चाहिए, मुझे क्या चीज़ें बिल्ड करनी चाहिए। इन चीज़ों के मुतालिक बात करना शुरू करो, क्योंकि अभी तक मैं कोई बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं देख रहा हूँ ग्रुप के अंदर। ग्रुप जो है वो इस वक्त आप लोगों का जो है वो बहुत एक कह लें कि सोया हुआ ग्रुप है। अभी कोई इतना ज्यादा जो है वो आपका ग्रुप उठ नहीं रहा है, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है, एक यानी कि अच्छी बात नहीं है कि आप लोग इस और मैं अब कमेंट्स नहीं बताना चाहता कि लास्ट में जिस वक्त सनी भाई के साथ हम इधर लाहौर के होटल में बैठे हुए थे, तो उन्होंने उनको यानी कि जिस वक्त यानी कि VA की ट्रेनिंग्स की और इससे मुतालिक जो थी जब वो बातें हो रही थी, तो कहते हैं कि आई एम रियली डिसअपॉइंटेड कि यार यानी कि ये इंटरव्यूज करने के बाद और इतना सारा कुछ करने के बाद ये VA के स्टूडेंट्स जो हैं वो निकाले हैं, तो उनके अंदर भी करंट नहीं है। तो भाई अपने अंदर करंट पैदा करो। 2-4 लोग हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा जो है वो प्रोमिनेंट होके ऊपर आ रहे हैं, और वो आप लोगों को भी पता है उन लोगों का। तो बाकी क्यों नहीं, 192 में सिर्फ 2 ही क्यों, 192 स्टूडेंट्स हैं VA के, तो उसमें से सिर्फ 2 बाहर आ रहे हैं। कोई फेयर वाली बात नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई डर नहीं है। मैंने आप लोगों को कहा है कि अगर यानी कि अमेजोन की किसी भी अभी जो है वो शायद आप लोगों ने स्क्रीन के अंदर देखा हो, ये बार बार एक मैसेजेस आ रहे थे एक बंदे के, इस बंदे को कख नहीं पता अमेजोन की सर्विसेज का, और मेरे ख्याल से कोई 3 से ज्यादा क्लाइंट्स उठा चुका, 2 क्लाइंट्स मेरे ख्याल से उठा चुका हुआ है। और उसी टाइम पे जो है वो मेरे साथ बात कर रहा होता है कि अली भाई ये सिचुएशन आ जाए तो क्या करूं, अली भाई ये सिचुएशन आ जाए तो क्या करूं, ये सिचुएशन आ जाए तो क्या करूं। तो क्यों जो है वो, किस चीज का आप लोगों को डर पड़ा हुआ है, किस चीज की आप लोगों को टेंशन पड़ी है। गोरो ग्रुप में जाओ आप लोग, फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, पीपल पर आर के ऊपर, freelancer.com के ऊपर, उनके ऊपर जाओ, अकाउंट बना के। मैं आपको कह रहा हूँ कि किसी ना किसी तरीके से अपनी ये वाली VA की ट्रेनिंग खत्म होने से पहले पहले एक एक जॉब लाजमी उठाओ। एक एक जॉब जो है वो आप लोगों की लाजमी कंप्लीट होनी चाहिए। और ये जो अब आपकी आगे वर्कशॉप्स होनी है उसके अंदर जो है वो उनके स्टार्ट होने से, मैं तो ये कहूंगा कि स्टार्ट होने से पहले पहले आप उन वर्कशॉप्स के अंदर अपने मसले लेके पहुंचे हो। आप उन अपने जो है वो आपके जो भी रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनर्स हो, आपके जो भी बंदे हो, आप उनको अपने मसले बता रहे हो कि मुझे इसका बताएं, मैं इस क्लाइंट को क्या जवाब दूं, मुझे इस क्लाइंट को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, मुझे इस क्लाइंट को जो है वो क्या जो है वो उसको किस तरीके से एस्टिमेशंस बना के देनी है। अगर किसी एस्टिमेशन है, किसी का किसी भी किस्म का कोई भी जो है वो अमेज़न से रिलेटेड कोई भी मसला है, तो हर कोई जो है मैं तो कहूंगा कि कम से कम एक एक जॉब जो है वो अपनी VA ट्रेनिंग कंप्लीट होने से पहले पहले कंप्लीट करे। तो ये जो है वो अभी तक मैं कम से कम ये कहूंगा कि रिजल्ट्स इज नॉट अप टू मार्क। कम से कम हमारी नज़र में जो हमने सोचा हुआ था, या जो हमने कहा था कि भाई हम जो है वो करीम जो है वो एक VS की निकाल के लाएंगे। आपको चलें आपको एक और बात बताता हूँ, आपको पता है कि आपका जो है ये नेक्स्ट VA सेशन क्यों रिजेक्ट कर दिया गया। ये जो नेक्स्ट VA सेशन बैच जो था, इन्होंने कहा था कि जी पहला करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा तीसरा जो है वो करेंगे, वो सिर्फ इसी वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है कि भाई ये तो अभी हम पाकिस्तान की करीम निकाल के लाए थे VA के अंदर, तो वो
करीम देख लें कि करीम की क्या सिचुएशन है इस वक्त के। अभी तक हमारे सामने 2-3 के अलावा कोई जो है वो स्टोरी सामने आई है कि किसी ने कोई मार्का मारा हो या किसी ने जो है वो कोई करंट दिखाया हो। मुझे जो है वो स्टार्ट के अंदर जो एक असाइनमेंट दी थी, मैंने उसके बाद वो रिप्लाई मैंने इस वजह से नहीं था किया क्योंकि मुझे वो उन्होंने कहा कि अभी जो है वो हम इस असाइनमेंट को हम स्कोरिंग के अंदर नहीं डाल सकते हैं, तो इसीलिए आप अगर ना भी रिप्लाई करो तो देर इज कोई मसला नहीं है। तो फिर मैंने इस वजह से छोड़ दिया कि ठीक है भाई, अगर वो जो है उनकी इस वक्त स्कोरिंग का हिस्सा नहीं है और ये एक फर्स्ट असाइनमेंट थी तो इस वजह से तो वो एक जो है आपकी वहां पे रह गई। उस टाइम पे भी मैंने आप लोगों को बार बार कहा था कि करंट शो करो, करंट शो करो, अपना अपनी जो है वो ग्रुप्स के अंदर पोस्टिंग्स करो, अपनी विजिबिलिटी लेकर आओ, अपना अपना प्रॉब्लम भी शेयर करो, अपना जो है वो मोटिवेशन भी शेयर करो कि सम टाइम आपको कोई क्लाइंट मिलता है, आप उसको हंट करने में कामयाब हो जाते हो, आप उसको जो है वो कोई सर्विस प्रोवाइड करने में कामयाब हो जाते हो, वो आपको कोई एक अच्छा फीडबैक देता है, आप उसको कह लो कि शेयर करो, अपने ग्रुप के अंदर शेयर करो, बड़े ग्रुप के अंदर शेयर करो। अगर आपको किसी कोई कंडीशन आती है, कोई एक सिचुएशन आपके सामने आती है और वो सिचुएशन जो है वो आप किसी सीनियर की मदद से, किसी ट्रेनर की मदद से उस सिचुएशन से निकल आते हो, तो आपको चाहिए कि आप कम से कम वो अपनी, क्योंकि ट्रेनर कभी भी नहीं करेगा, उसके पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि भाई मैंने उस बंदे को ये प्रॉब्लम था। जैसे कि मैं अभी आपको यही बंदे की बात सुना रहा था कि वो 2 से 3 क्लाइंट्स जो है वो पकड़ चुका हुआ है। तो वो जब भी वो क्लाइंट पकड़ता किसी चीज में, अली भाई मुझे जरा इसका बता दें, अली भाई मुझे सिर्फ इसका बता दें, तो मैं तो कभी भी, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं जाके जो है बताऊं कि भाई वो इस बंदे को ये मसला आया था, ये इशू आया था, तो फिर हमने उसको ये वाला सोल्यूशन दिया तो उसका ये काम कर गया। कोई भी नहीं कर पाएगा ना, कोई दूसरा ट्रेनर भी नहीं कर पाएगा। लेकिन आप लोग तो कर सकते हो ना कि भाई हम इस प्रॉब्लम में फंसे थे, उसका ये हल निकला था। उससे एक आपकी विजिबिलिटी भी बढ़ेगी और उससे ये होगा कि जो आपने जो जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए थे उसमें अगर कोई दूसरा स्टूडेंट भी फंसा तो वो उस स्टूडेंट भी जो है जिस वक्त उसने बाहर निकलना होगा तो उसके माइंड के अंदर ये बात बैठ जाएगी कि भाई ये मसला होगा तो इस तरीके से हम बाहर निकल जाएंगे। अभी मेरे पास भी अक्सर जो है वो ऐसी अक्सर कंडीशंस ऐसी बन रही होती हैं कि वो किसी स्टूडेंट ने मेरे साथ जो है वो कुछ चीजें शेयर की होती हैं, वो बताई होती हैं कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट, उसके अंदर ये मसले है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे स्टूडेंट ने आके अपना मसला बयान किया तो वो मुझे याद आ जाता है कि भाई उस बंदे का जो है वो ये मसला इस तरीके से हल हुआ था, वही सोल्यूशन उसको दे दिया। तो व्हाई नॉट एक कह लें कि मैसिव लेवल पे कि अगर आप लोग किसी मसले में फंसते हो, उसका हल निकलता है, उसका आप कंप्लीट एक जो है वो पोस्ट बना के आप शेयर करो कि भाई ये इशू आ जाए तो इसको रिजॉल्व करो। अब अक्सर जो है वो लोगों के इश्यूज अपवर्ड प्रोफाइल जो है वो अप्रूवल के हवाले से हैं। तो ग्रुप के अंदर आप लोग जिन लोगों की प्रोफाइल अब अप्रूव हो रही हैं उन लोगों ने, किसी ने भी अभी तक एक जर्नी अपना जो है वो रिसेंट जिनकी अपलोड वो नहीं है, उन्होंने अपना जो है वो अभी तक वो किया कि भाई अगर आपकी प्रोफाइल अप्रूव ना हो रही हो तो आप ये जो है वो स्टेप्स करें। मेरी प्रोफाइल तो वैसे ही 8-10 साल पुरानी है, तो मुझे तो पता भी नहीं है कि अब की प्रोफाइल अप्रूवल का प्रोसेस क्या है, अब उनकी क्या स्क्रूटनीज हैं, क्या उन्होंने जो है वो चीजें रिक्वायर करते हैं, या क्या इस वक्त उनकी लिमिटेशंस या इश्यूज वगैरह हैं जिनको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाता है। तो मैं तो कर नहीं पाऊंगा किसी को अच्छे तरीके से गाइड, मैं तो सिर्फ अगर कर भी दूंगा गाइड तो जो मैंने दूसरों से सुना होगा मैं वर्बली बता दूंगा, लेकिन जो इस प्रोसेस में से गुजरे होंगे अब वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि भाई जिस वक्त ये मसला है ये करो, ये मसला है ये करो। मैंने सुना हुआ कि जी कोई वीडियो कॉल होती है, कुछ जो है वो वीडियो कॉलिंग के थ्रू किसी की अप्रूव हो जाती है, किसी की मैंने सुना है कि भाई वो ऐसी कैटेगरी पकड़ते हैं जिनकी जल्दी अप्रूव हो जाती है। तो मैं तो ये सारी चीजें वर्बली ही बता सकता हूँ क्योंकि मैं इस प्रैक्टिकल में से नहीं गुजरा हूँ। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि एक्टिव बने, आप लोग जो है वो एक स्पार्क शो करें, और कम से कम वीआर ट्रेनिंग कंप्लीट होने से पहले पहले आप लोगों की एक एक जॉब्स लाजमी कंप्लीट हो जानी चाहिए। मैं जो है वो आप लोगों से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो बाकी अच्छा जी सर, आई गॉट राइजिंग टैलेंट बैज ऑन अपवर्क एंड आल्सो सबमिटेड मैनी प्रपोजल बट डिड नॉट सक्सीड येट, व्हाट शुड आई डू नाउ, शुड आई सबमिट मोर प्रपोजल और गो फॉर अ अपवर्क रिव्यू? अपवर्क रिव्यू पे चले तो जाओ, वो एक अच्छी बात है।
उसका एक करवा लो। आपको जो है वो पाकिस्तान फ्रीलांसर टाइप के जो है वो कुछ ग्रुप्स हैं जिसके अंदर आपको इस तरह के लोग मिल जाएंगे जिन पे कोई बाहर क्लाइंट्स, रिलेटिव या कुछ इस तरह के कॉन्टेक्ट्स होते हैं, आपको ये काम करवा देते हैं। तो बाकी अपना जो है वो प्रपोजल तो लाजमी देखो ना कि आप प्रपोजल, बाज लोग क्या करते हैं कि बाज लोग ये करते हैं कि भाई उन्होंने कुछ रेडीमेड प्रपोजल्स बना के रखे होते हैं। एक तो आपका प्रपोजल कभी भी रेडीमेड नहीं होना चाहिए। आपने हर जॉब का बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंट जो है प्रपोजल लिखना है। आपने सबसे पहले जो है वो जो भी उसने प्रॉब्लम अपनी बताई हुई है किसी भी चीज से रिलेटेड, आपने सबसे पहले आप अमेजोन के जो ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, आप उनकी बात करो या आप अपवर्क की जॉब्स की बात करो। इन दोनों के ऊपर आपने क्लाइंट को इंस्पायर अपने नॉलेज से ही करना है। आपने उसको जो है वो बताना है कि भाई मेरे पास ये नॉलेज है, मुझे पता है चीजें कैसे काम करती हैं। आपने जिस वक्त उसको बताना है कि अच्छा भाई ये आपका जो है वो जो है आपने व्हाट आई गेट फ्रॉम योर प्रपोजल, ये जो है वो मुझे आपकी चीज समझ में आई है, मुझे उसके मुताबिक ये चीज नजर आ रही है कि जो है वो आपको ये यहाँ से आप इस तरीके से डाटा कलेक्ट करके आपको यहाँ से ये चीज़ें मिलेंगी। आपको उसकी सोशल मीडिया, अगर यानी कि कोई लॉन्चिंग की से रिलेटेड कोई इशू है तो आप जो है वो इस तरीके से यहाँ से ये स्टैट्स देखेंगे, उसके मुताबिक आप एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, बजटिंग करेंगे, आप वहाँ पर जो है एडवर्टाइजमेंट करेंगे। इस तरीके से जो है वो आप इन कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे तो आप की कंडीशन ये होगी। आपको जो है वो साथ साथ रिव्यूज बिल्ड करनी है, यानी कि जो भी उसका एक इशू होगा आपने उसके मुताबिक, अगर उसका उससे मुतालिक कोई इशू है, क्या कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग से मुतालिक कोई इशू है, तो आप उसको ये कह सकते हो कि भाई योर जॉब इज, यानी कि ये काम करने वाली जॉब है, मैं इसके अंदर तुम्हें कोई वो नहीं दे सकता हूँ कोई, यानी कि मैं तुम्हें ये कहूँ कि भाई ये कोई इसमें टेक्निकल जॉब है, लेकिन जॉब हंटिंग के लिए जो है वो मैं तुम्हें इन इन प्रोडक्ट्स के जो है वो स्टैट्स दे सकता हूँ, और कह लो कि मैं तुम्हें इतने दिनों के अंदर जो है वो प्रोडक्ट ढूंढ के दे सकता हूँ, जो तुम्हारा क्राइटेरिया है मैं उस क्राइटेरिया के मुताबिक तुम्हें प्रोडक्ट दूंगा। यानी कि आपने उसको उसके इशू से मुतालिक बात करनी है। कोई रेडीमेड, कोई कोई पार्ट भी रेडीमेड नहीं होना चाहिए। कोई वो कहते हैं कि जी हमें सिर्फ पहला पार्ट रेडीमेड रखा हुआ है या आखिरी रखा हुआ, कुछ भी रेडीमेड नहीं। उस क्लाइंट को आपने जो है वो मुखातिब करना है और उसके जो जो मसले हैं आपने उन उन मसलों को एक एक दफा जिक्र करना है और उनका पॉसिबल सोल्यूशन बताना है। और काफी चांसेस है, यानी कि 30 to 40% चांसेस होते हैं कि कस्टमर वो आपको हायर करे ना करे, वो आपको एक दफा कॉल लाजमी, इंटरव्यू कॉल लाजमी करता है अगर आपने अच्छे तरीके से प्रपोजल लिखा हो तो। वीए जो है 2 या 3 सेशंस रह गए हैं, 2 जो हैं वो अपवर्ड के हैं, उसके बाद एक कंक्लूजन सेशन है। इजीली तो वाकई कुछ नहीं होता है। अभी तो ये समीना आपका क्वेश्चन है कि सर वी आर नॉट गेटिंग जॉब्स इजीली सिंस वी आर फ्रेशर्स। जॉब्स जो है वो अभी तो अमेजोन के ऊपर, अमेजोन सर्विसेज के अंदर अपवर्क के ऊपर जो है वो कोई कंपटीशन ही नहीं है। नहीं, अभी आपको कोई इतना ज्यादा आपको क्या नजर आएगा, जॉब पोस्ट हुई है उसके ऊपर 3 प्रपोजल हैं, 4 प्रपोजल हैं, 5 प्रपोजल हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा आपको प्रपोजल नजर ही नहीं आएंगे। हम जो थे वेब सर्विसेज के अंदर काम करते थे, प्रोजेक्ट जिस वक्त उठाते थे, तो हम जो थे वो कम से कम जितनी देर में हमारा प्रपोजल पोस्ट होता था उतनी देर तक ही कम से कम 25 प्रपोजल पोस्ट हो चुके होते थे। लेकिन फिर भी आपने यानी कि उन 25 लोगों में स्टैंड आउट होना है। अगर आप उनके इश्यूज की बात करेंगे, आप उनसे रिलेटेड चीजों की बात करेंगे, आप उनको जो है वो पॉसिबल सोल्यूशन उनको नजर आएगा। कभी भी आपने अपने क्लाइंट को फैंटेसी नहीं दिखानी है। ये बात आपने हमेशा अपनी याद रखनी है कि जॉब उठाने के चक्कर के अंदर आप ये सोचोगे जी मैंने जो है मैं उसको कोई फैंटेसी दिखाऊं और मैं उसको कहूँ कि भाई ओ हो तुम तो क्या कहते
हैं वो कोई बहुत ज़बरदस्त हो जाओगी और तुम्हारी जो है वो तुम मिलीनियर बन जाओगी या तुम्हारी बहुत अच्छी जो है वो प्रोडक्ट मैं रैंक कर दूंगा या कर दूंगी, इस तरह की कोई फैंटेसी उसको नहीं दिखानी है। उसके साथ आपने बात करनी है कि स्टैट्स की बात करनी है। आपने उसे कहना है कि जी मैं तुम जो है वो मुझे अपना कीवर्ड बताओ, अपनी प्रोडक्ट का कीवर्ड बताओ, मैं तुम्हें उसके सारे स्टैट्स निकाल के बताऊंगी कि वो प्रोडक्ट जो है वो कितने बजट की प्रोडक्ट है, उसके कितने कीवर्ड्स हैं, उसके कितने सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं। अगर तुम फर्स्ट टाइम में जो है वो सारे कीवर्ड्स को जो है कितने कीवर्ड्स को तुम्हें स्टार्ट में लेकर चलना चाहिए, तुम्हें कितना बजट बना के देना चाहिए, अगर आप ये सारी चीजें उसको इन डिटेल में लिख के दोगी तो वो लाजमी आएगी। तो इजी तो कभी भी नहीं था ना, इजी आज से 10 साल पहले था वेब के अंदर और ना इजी आज है अमेज़न के अंदर। लेकिन ये है कि 10 साल पहले वेब के अंदर या अभी भी वेब के अंदर जितना रश है, या वेब के अंदर तो आप कोई वेब की एक जॉब पोस्ट देखेंगे भाई अभी 1 घंटा पहले पोस्ट हुई होगी तो और 1 घंटे के अंदर अंदर कम से कम 50 प्रपोजल्स आ चुके होंगे, 40 प्रपोजल्स आ चुके होंगे। इसके अंदर जो है वो 2-2 घंटे पोस्ट हो जाते हैं, 3 प्रपोजल 4 प्रपोजल। अब थोड़े से जो है वो थोड़े से बढ़ने लग गए हैं, लेकिन पहले ये होता था आज से कुछ 3-4 माह पहले 5 माह पहले मैं जब देख रहा था कि 3 प्रपोजल 4 प्रपोजल 5 प्रपोजल 6 प्रपोजल, अभी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो इजी भी है और इजी नहीं भी है, दोनों चीजें इसके अंदर है। बात जो है वो आपकी कंडीशन की है, आपके माइंड की है कि आपने इसको इजी समझा होगा तो इजी है, अगर आप इसको जो है वो नहीं इजी लेंगी तो ये आपके लिए वाकई मुश्किल है। सेल्स समरीज और क्या कहते हैं कॉज किसी भी क्लाइंट के ऊपर इफेक्ट नहीं करते हैं। आप अपने बस पोर्टफोलियो में डाल दो, अपनी सेल्स समरीज और कॉज जो है वो सारे अपने पोर्टफोलियो में डाल दो। आप देखो वो उसको उसके पास क्या गारंटी है कि ये सेल्स स्क्रीन्स आपकी हैं, उसके पास क्या गारंटी है ये कॉज ये जो पीपीसी की स्क्रीन्स आप डाल रहे हो ये आपकी अपनी है, ये उसको तो पता ही नहीं चलना है। तो आपने जो है उसको उसकी प्रॉब्लम की स्ट्रेटेजी बता देनी है। अगर वो क्या कहते हैं सेंसिबल हुआ और वो कह लें कि उसको वाकई काम करवाना हुआ तो वो जरूर आएगा आपके पास। तो इससे कोई इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होता सेल्स समरीज और कॉज की स्क्रीन्स डालने का, क्योंकि इसका कोई ये तो नेट पे भी आपको मिल जाती है, फेसबुक के ऊपर हजारों ग्रुप्स के अंदर भरी पड़ी हैं। आई थिंक इस वक्त ऑरली रेट के अंदर वो कहते हैं तकरीबन आपको $4 से स्टार्ट करना चाहिए, तो फिर आपके चांसेस होते हैं। अगर आपको और थोड़ा सा कोई कम करना पड़ जाता है कोई 3.5-4 के अंदर, तो आप इसको थोड़े से जो है वो स्टार्ट करें जॉब को विन करने के लिए। यार उसके अंदर ये है कि आप एक तो अपनी स्टार्ट के अंदर प्राइस कम से कम रखो, आपने जो चार्ज करना है ना आप वो चार्ज कम से कम रखो, और फिर आपका प्रपोजल अट्रैक्टिव होना चाहिए, आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए। इस तरह के जो है वो आप छोटे छोटे वलीद स्टेप्स लोगे ना तो इंशाल्लाह आपकी जो है वो उसके ऊपर अपवर्ड के ऊपर वो बन जाएगी अच्छी, जो है आपको जॉब्स भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल यू गाइज फ्रॉम टूनाइट कि आप लोग जो हैं वो प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर प्रोडक्ट हंट कह रहा हूँ क्लाइंट हंटिंग के ऊपर जो है वो आज आप काम इंशाल्लाह करेंगे। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इंशाल्लाह विद इन 1 वीक कुछ ना कुछ ग्रुप के अंदर रिजल्ट आने शुरू होंगे कि मुझे क्लाइंट मिला, मुझे क्लाइंट नहीं मिला, मुझे उसकी इंटरव्यू कॉल आई, मुझे उसे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कोशिश चाहिए रिजल्ट जो है परवरदिगार पे छोड़ दो, परवरदिगार इंशाल्लाह सबको जो है जो जिसके हक में बेहतर होगा वो इंशाल्लाह उसको अता करेगा। रिजल्ट्स परवरदिगार के हक में छोड़ दो, कम से कम अपनी प्रोग्रेस लाजमी और शेयर करो, अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर करो। आप जो है वो अपने ग्रुप मेट्स जो आपके सारे बैच मेट्स हैं आप उनके साथ ये चीज़ शेयर करो। अच्छा जी, आई एम गोइंग टू कैच अ क्लाइंट फ्रॉम अपवर्क, विल कॉन्टेक्ट यू सून विद माय प्रॉब्लम। ठीक है, आप इनफैक्ट अगर आपका जो इशू जो भी आएगा अगर वो रिजॉल्व हो जाएगा तो आपने अपना इशू और उसका रिजॉल्व, यानी कि भाई ये मुझे क्लाइंट की तरफ से इशू आया और ये मुझे जो है वो इस तरीके से वो इशू रिजॉल्व हुआ, इसकी पोस्ट आप बाकियों के रेफरेंस के लिए लगाओगे।
प्रपोजल्स टाइमिंग यूएसए की टाइमिंग जो है वो तकरीबन 12 बजे से लेके आप कह सकते हो कि सुबह के कोई 8-9 बजे तक होती है। ये यानी कि एक अच्छा टाइम होता है। इंशाल्लाह वी विल वेट। ओके, थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज।